एथिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ। जब सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार था तो लेक्चर्स वगैरह करवाया करता था, तो आई यूज़ टू थिंक कि इसके ऊपर क्या लेक्चर करा सकते हैं। मेरा तो ख्याल था कि एक लेवल के ऊपर आप इसको कह सकते हैं कि यूजलेस टॉपिक है, कि मेरे कहने के ऊपर तो किसी ने ईमानदार नहीं बनना। और लेक्चर क्या होना है कि जी लेक्चर ये होना है कि भाई ईमानदारी करो और बेईमानी ना करो, लेक्चर खलास, राइट। सो एक लेवल के ऊपर ये सवाल है, मगर जब इसके ऊपर मैंने स्लाइड्स वगैरह बनानी की तो 107 स्लाइडें बनी, क्योंकि इसके अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर मामलात बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ हम जज साहबान से मिलते हैं वो और लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार वकीला ने बड़ा बुरा हाल कर दिया, या अवाम है, एथिक्स का ज़रूर लेक्चर दो, एथिक्स का ज़रूर लेक्चर दो, ये करो वो करो। कोई दोस्त मुझे बता सकता है इस लेक्चर देने की ज़रूरत क्या है मुझे? आपको क्या फ़ायदा है आपको बताने का प्रोफेशनल एथिक्स का वगैरह? आपको पता है सारों को कि आई एम श्योर आप ईमानदारी वगैरह करेंगे। व्हाट्स द पॉइंट? वाई? हाँ नहीं, पहले उनको कर लेना था। इसका फ़ायदा क्या? वो तो इसमें एथिक्स में लिखा ना, इसका फ़ायदा क्या? हम क्यों यहाँ पे बैठ के? सबसे पहले बिकॉज मेरे नज़दीक आपका इस प्रोफेशन में हर सेकंड के लिए ये रेलेवेंट टॉपिक है, इसके मुताबिक करेंगे। मगर ये करने की क्या ज़रूरत है? आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आपको बीच में थाने के अंदर जाके अगर आपको कहता है जी मेरा बंदा छुड़वा दे, वो क्या गाना यार के कोड़ी तेरी अगर वीर छट जाए या कोई इस तरीके से जो हाँ वकीला तेरी, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो क्या है, ठीक है चले जाते हैं थाने वगैरह के अंदर, ठीक है जाके कि उसको कहते हैं जज का सर पे जाके फाड़ लेते हैं, या उसको चैम्बर में जाके मिल लेते हैं, या किसी का टाउट बन जाते हैं, या कुछ इस तरीके से। ये क्या करने का क्या फ़ायदा है? बड़ी पैसे मिल जाएंगे, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। व्हाट्स रॉन्ग? आप कुछ कहना चाह रहे थे? उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? बात तो ये है कि मेरी बीवी बच्चों के लिए करोड़ों रुपए अगर मुझे मिल रहे, मेरा बैंक बैलेंस होता है, बाकी जाए वार्ड में, क्या ज़रूरत? हाँ जी। क्या मतलब जी? तकद्दुस जो जिनका ईमान होता है वहाँ पे अगर आपने ईमान ही अपना बीच में बेच डाला तो क्या ज़रूरत है यहाँ पे? और खुल के आपस में बैठे हुए ना यार भाई, वी नीड टू बी इंटरैक्टिव, इसके बारे में सोचो। आप यहाँ से चले जाएंगे मेरा लेक्चर सुन के, ये आपको क्यों फॉलो करने की ज़रूरत है? मैं आपको रोक रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, सिर्फ इस तरह करना है, आप अपने आप को महदूद करें। क्यों? आपको क्या फ़ायदा है इसका, ये चीज़ें छोड़ के? उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? डिग्निटी क्या मतलब? करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वगैरह, आप बेचते रहे जजों को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रोफेशन का क्या ताल्लुक है यार? मुझे पैसे चाहिए, करोड़ों रुपए मैंने बीच में लेने हैं। आपको कोई बंदा, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक ज़िंदगी में किसी स्टेज के ऊपर क्लाइंट आपके पास आके कहेगा कि जी मैनू ऐड करवा दो, मेरे नाल डन करो, तो आप करोड़ रुपए को आपको आपके सामने पैसे रख देगा, लाख रख देगा, तो आप क्यों ना वो एक्सेप्ट करें? ये सवाल आपस में खुल के बात करने की ज़रूरत है। क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ अच्छा, बाय द वे एक सेकंड, हम आपस में बैठ के कहते हैं 10 में से आप वकीलों को बतौर अपनी सोसाइटी के अंदर इमेज को कितने नंबर देंगे? 10 बट 12 नंबर है 10 में से। हमारा कौन अब लेवल कहाँ पे है वकीलों का? हाँ हाँ, क्योंकि आपस में जब हम बैठे होते हैं हम कहते हैं जी काले कोट का तकद्दुस और ये सारे का सारा, ये बिकॉज मेरे नज़दीक ये जो हमारा पामाल हो रहा है वो, आज हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपली ये जो लवाजमात हैं वो छोड़ने की वजह से हो रहा है। आप ये जो बीच में बात कर रहे हो, और देखो प्रोफेशनल एथिक्स का, हाँ प्रोफेशन सही है, मगर हर बंदा अपनी ज़ात के गिर्द भी है, और आपको ये सवाल करना पड़ेगा। बड़ी महंगाई हो गई है कि यार कर लेते हैं सुपर सीट, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं करता सुपर सीट वगैरह, कर लेते हैं, बंदा पैसे दे रहा है, वकालतनामे पे वकालतनामा दे देते हैं। वो जज मेरे अब्बा जी के चैम्बर के अंदर से था, तो मैं उसके सामने पेश हो जाऊँगा, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? रिलीफ अगर मिल जाती है तो मैं कौन सी इसमें गलत चीज़ कर लेता हूँ, ले लेते हैं वगैरह डिग्निटी के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है?
एक लेवल पे सही है आप कर रहे हो, मगर ये नारे हैं और ये वाली जो फिर कह रहा हूँ मैं, एक बेसिक लेवल के ऊपर आपकी जो ज़ात और आपका बटवा अगर खाली है और आपकी प्रोफेशन के अंदर डिग्निटी है, तो आप या तो उस नौयत की आपका जहन वगैरह हो कि जी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है डिग्निटी वगैरह। बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज एथिक्स के बारे में जब आप इसके अंदर देखोगे ना, और प्रोफेशनल ये जो रूल्स वगैरह हैं, ये एक वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों किसी वकील को गोली मारता है कोई? क्यों कोई बंदा यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए अपने क्लाइंट के अगेंस्ट एप्लीकेशन देता है? नहीं, हक नहीं खा रहा होता, वो प्रोफेशनल एथिक्स से अलहदा हो, गोली इसलिए कर रहा होता है कि वो पार्टी बन गया होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको प्लीज़ ये रियलाइज़ करने की है, और बेशुमार बंदे अपने लालच में और बचपने के अंदर एथिक्स के अंदर ये कंसिडर नहीं करते कि ये जो रूल्स हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। फंडामेंटल इसके अंदर चीज़ ये है कि हाँ प्रोफेशन को भी बेहतर करना है, मगर आपकी ज़ाती बचत इसके अंदर है। आपके पास जो मामला आया है वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, उसमें ऑलरेडी गोलियां चल चुकी हुई हैं, उसमें ऑलरेडी कब्जा वगैरह हो गया हुआ है, आपको उसके अंदर डाल रहे हैं, आप उसके लिए ढाल बन रहे हैं, आप कोर्ट में जाके कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि पार्टी भाई ना बन, पैसे ना बीच में पकड़, टाउटी ना कर, क्योंकि दूसरी पार्टी को पता चल जाना है। और अगर आपने होता है अब हर चौथे दिन वहाँ पे बीच में फॉर एग्जांपल कसूर जाते हैं, कोई ना कोई वकील मर्डर हुआ होता है, वाई? और आप जब आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं वो जी और ने कोई राय नहीं छड़ी, ज़ाती मुकदमा था, दूसरे की वो नाक रगड़वा रहा था, यहाँ पे एक पर्चा जाली, दूसरा पर्चा जाली, सिविल का मुकदमा जाली, ये सारे का सारा समझाने की और अप्रिशिएट करने की भाई यहाँ पे ये ज़रूरत है कि आप एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं। और अगर आप आगे जाके ये बीच में देखें तो अल वकील अल्लाह का नाम है, नामों में एक आता है। हाँ, डिग्निटी, ईमानदारी, आपको किसी आसान प्रोफेशन के अंदर नहीं आए, आप कुर्बानी वाले प्रोफेशन के अंदर आए हैं। इंसाफ आपने दिलाना है, बेचना नहीं है। ये चीज़ आप पहले कर लीजिए, आपका एटीट्यूड इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। हाँ, बीवी बीच में बोलती है कि पैसे नहीं कमा के लाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फीसें पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मगर ये चीज़ आप अपने पल्ले बांध लीजिए। जब आप इस प्रोफेशन के अंदर आए हैं, ये नौकरी नहीं है, ये पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है तो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके आपके साथ बहुत बुरी होनी है। जब क्लाइंट से आपने काम करवाने के लिए करोड़ों रुपए ले लिए और जज ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो आप करोड़ों में से आप बीच में पैसे खा चुके होते हैं, और वो फिर आपके पास आता है, तो फिर वो आपकी चीखें सही निकलती हैं। मैंने बहुत पास से ये सारे के सारे मामलात देखे हुए हैं। आप अपने आप को अगर इन छोटी चीज़ों से डिनाई करेंगे, रोज़ी रोटी वगैरह हो जाती है, लेकिन एंड में जो इनको वायलेट करता है उनकी चीखें निकलती हैं। 100 में से 99 की निकलती हैं। एक होगा जो आगे जाके बड़ा बहुत निकल गया होगा और ये करता हुआ होगा और वो करता होगा, लेकिन यहाँ पे इतना अरसा नहीं चलता। जो आपने ये किया हुआ, हर बंदा यहाँ पे बिका नहीं हुआ, और इंसाफ का हमारा जो मामला है वो इस तरीके से। तो आपकी जो डिग्निटी है, मैं आपको कह रहा हूँ, यू नीड टू बी प्राउड ऑफ दिस प्रोफेशन। काले कोट से ज़्यादा, और मैं कह रहा हूँ बिस्तर से निकल के आया, मुझे क्या पड़ी है, मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस प्रोफेशन से बेहतर कोई प्रोफेशन है ही नहीं। आप 2 नंबर है, आपका दिल खून, आप कहते हैं 10 में से 2 नंबर है, इस पर खून का आंसू रोना चाहिए, बिकॉज ये प्रोफेशन से बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं, और ये अल्लाह की एक सिफ्त है। आप इस एटीट्यूड के साथ इस प्रोफेशन के अंदर बैठे, आपके लिए सख्ती है। प्रॉफिट्स का ये बीच में है, उनके लिए अगर सख्ती थी तो आपको भी आग के इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। कोई आसान चीज़ नहीं है किसी बंदे के साथ जाती हो और उसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने रगड़ दिया बंदे को, चुप के अंदर कोर्ट में बंद कर दिया, उसके बीवी बच्चे रो रहे हैं, आप उसको कोर्ट से निकलवाते हैं, गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो जाती है, फिर भी आप निकलवाते हैं। किसी बंदे को उसका हक नहीं मिल रहा, उसकी पेंशन नहीं मिल रही, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप दिलवाते हैं। एक ऑर्डर करते हैं, 100 खानदान आप करते हैं, तो आपसे बेहतर, आपसे पावरफुल, ये प्राइड की चीज़ है। इससे बेहतर कोई प्रोफेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, और प्राउड होने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन काम ऐसा करेंगे जिसके साथ ये हो सके। हमने इस प्रोफेशन की बखिए उधेड़ दिए हैं,
मैं आपको ये बीच में इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रोफेशन के अंदर मैं बड़े शौक से मैं इस प्रोफेशन में आया, और अल्लाह मियाँ की ये प्रोफेशन नेमत है कि मैं खुशी खुशी रोज़ दफ्तर जाता हूँ, बिस्तर से निकलता। कोई और मैं प्रोफेशन कर रहा होता तो मेरे से बिस्तर से ही ना निकला था। ये प्रोफेशन इन बड़े आदमियों का प्रोफेशन है। आप इनके कदमों नक्शो कदम पे चल रहे हैं। ये कौन कौन साहिबान है? कोई मुझे उल्टे वाले लेफ्ट के ऊपर तो जो बिल्कुल राइट के ऊपर जो साहब हैं, उन्होंने हमें मुल्क दिलवाया। उन्होंने कितने शीशे तोड़े, उन्होंने कितने कब्जे वगैरह करवाए, कितने कब्जा माफिया वगैरह किए, प्रॉपर्टी में अपना कट वगैरह लिया, मगर मुल्क हासिल कर दिया एक आपके लिए, और आप उनकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसने आइडिया पाकिस्तान का दिया? वकील था। वकील की ये अजमत है। आप इस स्टैंडर्ड पे आप आम आदमी नहीं बनने जा रहे, लेकिन आपसे फिर रिक्वायरमेंट भी इस प्रोफेशन की मुख्तलिफ है, वक्री है, आप वक्रे टाइप के बंदे हैं। साथ आपको नहीं पसंद होगा गांधी, वकील। क्या वजह है कि जो अजीम बंदे हैं जिन्होंने नक्शे दुनिया के बदल डाले और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स वगैरह की, उसके साथ कौन है? ये इब्राहिम लिंकन ने क्या किया? एक कौम एक्चुअली कालों को उन्होंने पकड़ के किया हुआ था, पूरी की पूरी कौम, जनरेशन उनको किया। कौन था? वकील था। कानून के जरिए किया, प्रेसिडेंट बन के। आप वकील हैं, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आप वकील हैं, आप सेनेटर बन सकते हैं, आप वकील हैं, आप कुछ बन सकते हैं यहाँ पे। ये प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का प्रोफेशन है। और साथ कौन है उसके? जेल में रहा 28 साल। उसके लिए आसान था कि वकालत करता, कमाई वगैरह करता, प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा है। ये उल्ट बिल्कुल एंड के ऊपर कौन है? कोने के ऊपर। नहीं यार, वो तो इस साइड पे मैडम मेरी लीडर हैं, मेरे से ज़्यादा ब्रेव थी, मर्दों से ज़्यादा मर्द थी। खड़े हो, आपको उनकी सियासत नहीं पसंद होगी, लेकिन वो औरत बीच में पकड़ के गरीबों की, सारों की, जिनकी कोई बात नहीं सुनता था, उनके लिए खड़ी होती थी और करती थी और वगैरह। ठीक है, कई बंदे उनको कहते हैं, कोई ये अभी भी बोलते हैं इंडियन एजेंट है, वो ये है वगैरह। जो उनका था उसके ऊपर, आपके दिल के अंदर आपकी जो पॉलिटिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर खड़े होंगे। और ये वकालत आपको एबिलिटी देती है कि सारी कौम एक साइड के ऊपर खड़ी हो, कोर्ट की इंसाफ की पावर इस्तेमाल करके आप सारी दुनिया को जज कर सकते हैं, आप कानून स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं। नीचे जो है वो सबसे पहला एक्चुअली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थरगुड मार्शल उसका नाम है। ये साहिबान कौन से हैं जो सारे के सारे जिनकी तस्वीरें लगी? कोयटा के बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर ही हमारे भाई शहीद हुए थे। आसान तरीका नहीं है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। अब किस तरीके से शहीद हुए थे? कहाँ पे हुआ था? वहाँ पे अस्पताल में क्या करने गए हुए थे? इस प्रोफेशन में भाईचारा है। आप बीमार होते हैं, आपका भाई पूछने आता है, आपके जनाजे के ऊपर लोग आते हैं, आपके ये एक ब्रदरहुड है यहाँ पे। अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आपकी इस बरादरी के लोग एक्चुअली यहाँ पे मौजूद हैं। फिर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आगे जाके प्रोफेशनल एथिक्स, ये कौन साहिबान है? शेक्सपियर ने ये क्यों कहा कि द फर्स्ट थिंग वी डू इज किल द लॉयर्स? शेक्सपियर ने हेनरी द सिक्स्थ का जो प्ले है उसने कहा कि जी इनकलाब जब आएगा सबसे पहले हमने वकीलों को कत्ल करना। ये मुश्किल प्रोफेशन है क्योंकि शेक्सपियर का उसके ऊपर भी मुकदमे होते रहते थे और वो उसका भी है। आपका पब्लिक के अंदर ये इमेज जाता है कि वो जो आप जिसका मुकदमा लड़ रहे हैं आप उसके साथ अग्री करते हैं 100% और आप उसके साथ कर रहे हैं और आपने किसी के हक से पामाल वगैरह कर दिया। तो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ये दाएं हाथ के ऊपर कौन साहिबान है? ये दोनों, ये जो बड़ा सा बैठा हुआ वकील था, अमेरिका का सदर है रिचर्ड निक्सन। प्रेसिडेंसी से अकेला बंदा है जिसको निकाला गया। गंदे काम करने के ऊपर आते हैं तो फिर वकीलों से भी फिर कोई आगे नहीं। ये साथ वाला कौन बंदा है? ये जो गवाचा हुआ सामने से बीच में खड़ा हुआ, इसका नाम कोहन है। ये डोनाल्ड ट्रंप का वकील है और आजकल जेल में पाया जाता है। जब हदूद वगैरह फलांगने वाली बात आती है वहाँ पे ये भी हो जाता है। आगे अगर आप जाएं, ये कौन है जी?
हाँ जी जी, ये इसके हाथ में क्या है, किताब है? ये वकील जो ऊपर यूं यूं करके कर रहा है। हाँ नहीं, हमने ये क्या है, ये दोस्त मुझे कहते हैं ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एथिक्स में। मेरी नानी ने मुझे गालियाँ निकाली थी इसके ऊपर कि तुम लोग उसकी नानी के बेटा वकील, उसका हस्बैंड वकील, मैं वकील, उनका दामाद वकील, उन्होंने कहा तुसी सारे पागल हो, की कर रहे हो। और देखिए हंसने का नहीं, बिकॉज ये काला काला धब्बा है जिसको आपने धोना है। बात ये है कि ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कहीं नहीं है। डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन वाली जो बात है, आप जो 2 नंबर दे रहे हैं 10 में से इस प्रोफेशन के अंदर, ये चीज़ हमने की है, या तो आप कहेंगे नहीं की और आप उसको डिफेंड करते हैं यहाँ पे। यार होता है, कायदे आज़म ने गाड़ी डालों को आग लगा दी थी। कायदे आज़म ने मुल्क जो हासिल किया था भाई, ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपने जो हासिल करना है, कोई बंदा आपको नहीं कह रहा कि आप चुप करके बैठ जाए, मगर आप यूनियन नहीं बनने आ रहे। यहाँ पे आप पुलिस वालों को मारने के लिए नहीं आप आ रहे। कानून के मुताबिक आप उसकी वर्दी उतरवा दें, आप उसको सस्पेंड करवा दें, आप उसको करवा दें, नहीं होता फिर कोर्ट में जाएं, 22 से 22 में जाएं, मगर पकड़ के उनको पीटना वाली क्या बात है यार? वो किस चीज़ का गुस्सा है भाई? वकील सबसे, और ये भी याद कर लें, ये वकील गरम खून का प्रोफेशन नहीं है। अगर आपका ये वकील, ये जो चीज़ है बहुत ठंडे लोगों का प्रोफेशन है, क्योंकि आपके पास कानून मौजूद है, उसके साथ आप बड़े बड़े को चुचित कर सकते हैं, आप कोर्ट में समन कर सकते हैं, आप बुलवा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, ये डांस करना डाले के ऊपर करके वगैरह, ये मेरे ख्याल में काला धब्बा है। शायद आपको अच्छा लगता हो, आपके ख्याल में अगर ये है वगैरह, बट मेरे ख्याल में दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल कॉन्डक्ट। और मैं कह रहा हूँ मेरी नानी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हम आपस में तो आपस में ये कह देते हैं, आपके ख़ानदान के लिए कि तुसी की कर दो। अगर आपके ख्याल में जो हमने वकला मूवमेंट के बाद इस प्रोफेशन के अंदर जो भी अचीवमेंट वगैरह थी, यहाँ पे आप थे, शायद 10 अगर नंबर हैं तो 12 नंबर के ऊपर थे। अब हम आपको दूसरे नंबर पर रखते। जी भाई प्लीज़ पूछिए। सर तो उसके अगेंस्ट प्रोसीड करें आप, उसके अगेंस्ट। और उसके अंदर एक स्पेसिफिक यहाँ पे प्रोविज़न मौजूद है, हाई कोर्ट में जाएं, कंप्लेंट्स जमा करवाएं, उसके अपील का आपके पास है। यार भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे बहुत ज़्यादा करप्शन है, मुख्तलिफ हर जगह पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। मेरा अपना नहीं, मैं आपको ये कहने लगा ना भाई, मेरा भी, मैं सिविल कोर्ट रेगुलरली जाता, मेरा भी दिल चाहता है कि उठा के मैं जज साहब के सर में कुर्सी मारूँ। और मैं आपको खुल के बात कर रहा हूँ। बात ये है कि मुझे नज़र आ रहा है कि वो मिला हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है कि ओहदेदार आया है, उसको बीच में मिला है, और जज साहब ने बीच में पलटी मारी है। और जज साहब ने ना सिर्फ पलटी मारी है, वो मुकदमे को इस तरह ख़राब कर रहा है कि डाउन द लाइन जाके वो उसको कहते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ठीक करेगा, ऑर्डर शीट चेंज कर देते, डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते। मगर एक तो मेरा ज़ाती मुकदमा नहीं है भाई, मैंने 78 और भी करने, राइट। दूसरा, उसके सर में कुर्सी मार के मुझे मिलना नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल रखें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी साइट के ऊपर कर दें, अपील भी तो मौजूद है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी तो मौजूद है, उसके पास आप रेफरेंस भी आप उससे बनवा सकते हैं। ये मैंने एक बीच में क्लिप वगैरह, कीप काम एंड देयर इज़ ऑल्सो टुमारो, मैंने लिख के लगाया हुआ अपने कमरे में, कल भी है, आप और भी चेक कर सकते हैं। टूटे हुए सिस्टम के अंदर आपका काम है, आपने अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवाना है और बेहतर से बेहतर करना है। आपने अपना लाइसेंस भी सस्पेंड नहीं करवा देना, आपने अपने खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी नहीं करवा। हाँ है, गुस्सा पियो, कंट्रोल करो, दिल चाहता है कि पकड़ के आग लगा दो, मुझे नहीं तकलीफ होती, कि मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं जाके ये ताला लगा दूँ, ये कि इसको कहते हैं, ये आपको और भी बीच में दिखाते हैं कि जी मैं जाके वहाँ पे ताला लगा दूँ, और मेरे पास भी ताले मिल रहे हैं मार्केट के अंदर से, मैं भी ख़रीद सकता हूँ, मैं बड़ा ओहदेदार हूँ, मैं क्या आप मेरे लिए तालियां बजा रहे थे तो मैं जाके क्यों ना बेचूँ उसको, जाके जज को कहें वो करते हैं कि नहीं करता, मैं चेंबर के अंदर जाके मिलूँ, नहीं करता, क्योंकि मैं अपने लिए जवाब दूँ।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई आपका, मैं आप अग्री करता हूँ, ये बहुत मसला मेरा दिल चलता है आपके साथ, मुकम्मल तौर पे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं मलिक यूम दा पुत्र, मैं तीसरी पुश्त का ये हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, या मैं एसोसिएट के साथ भेज दूँ वगैरह, बट नहीं करते क्योंकि इट्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। और ये करके वगैरह मैं आपको फिर कह रहा हूँ इन द लॉन्ग रन यू विल नॉट, फ़ायदा नहीं होता। आपके ख्याल में वो जज आपके साथ बीच में आपको जिसने लड़ाई मार कुटाई किया, दूसरे जजेस फिर उसको वहाँ पे भी बीच में मुकम्मल तौर पे यूनियन या माफिया बना हुआ है, वो रिलीफ देगा, मिलेगा उसको? नहीं भाई नहीं। अगर आपका फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ फिर आपने वकालत के ज़रिए करना है, अगर तो आप ये लिख देते हैं कि और बाय द वे फिर कह रहा हूँ वकील ठंडा है। अगर आपने अपील ये बनाई है कि जज मिला हुआ दूसरी साइड के ऊपर, तो बहुत मुश्किल है कि वो आपकी अपील एक्सेप्ट होने लगी, क्योंकि आप जज को ये कह रहे हैं कि मानो के नीचे वाला विदाउट एनी रिकॉर्ड बिफोर हिम कि जज साहब दूसरी पार्टी के पास मिले हो। वकील का गोर ये है कि आप अपील ऐसे बनाएं, उसके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह हैं, उसके अंदर ऑर्डर के अंदर जो अनयूजुअल लॉ की वायलेशन हुई है लिख के लगाएं कि ऊपर वाला जज ये कहे कि यह लगता है जज मिला हुआ था। देयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपका गुर ये है कि मैं ये जो जमा करवाता हूँ, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन करवाता हूँ, अगर आप नुक्ते प्रॉपरली पॉइंट आउट करेंगे तो जज साहब खुद कहते हैं, हाईकोर्ट के पागल है बंदा थले की कर रहा है ऐसी मलिक साहब, फाइल पढ़ के आता है। आपका गुर ये है कि जो उसकी ग्रीवेंस सबसे बुरी चीज़ है वो आप आगे ला के दिखाएं कि भाई ये कर रहा था, ये वायलेशन हुई है। बट यू हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एपलेट जज। आपका हमारे अगर यहाँ पे कमरे में एक चिड़िया एक बंद हो जाए ना इस कमरे में, तो वो समझेगी कि इस खिड़की में से वो निकल जाएगी, टकरे मार मार के अपना सर जख्मी कर लेगी, राइट। इशू ये है, आपका स्किल ये है कि आपने रिलीफ हासिल करनी है अपनी ज़ात को इससे अलहदा करके। बार बार लीगल एथिक्स का प्रोफेशन में आप हर जगह पे ये लिखा हुआ है, कीप योर सेल्फ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द क्लाइंट एंड द केस। आई एम नॉट सेइंग कि जस्टिस को आप बेचें या आप धीमे हो जाएं। असर्ट योर सेल्फ, नहीं होगा तो और जगह पे होगा, ये मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यार, देखो इसके ऊपर काफ़ी डिटेल के अंदर करते हैं, आते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप जस्ट ये एथिकल लॉयर के अंदर ये इंटेग्रिटी होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स सबसे बड़ा लिखा हुआ, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जस्टिस, ट्रूथ, ये रूल शूल्स वगैरह क्यों होते हैं। जब हम अब बात करेंगे इसके ऊपर तो यू विल सी कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, कि किस वजह से। बिकॉज आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपकी प्रोटेक्शन और ये सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और ये मैं आपको अभी ऑलरेडी कह चुका हूँ कि एथिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको भी प्रोटेक्ट करते हैं, अवाम को आपसे प्रोटेक्ट करते हैं, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ज़ाती स्टैंडिंग को भी फिर प्रोटेक्ट करते हैं। कमज़ोर नहीं होना। अगर आपके पास लिखा हुआ वकील कहता है कि जाके जज से मिलो, आपके पास बहुत आसान तरीका है कि यार रूल्स में लिखा हुआ नहीं मैं कर सकता। जिस वक्त आप आगाह नहीं होते इन चीज़ों से और ये चीज़ें करनी शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहता है कि आप वकील आपका बिकाऊ है, जज चेंज है, किसी होनो जाके कर लेगा, आपको कहेगा आप पैसे वापस करें, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ वगैरह। मैंने ज़िंदगी में ये देखा है, ईमानदारी करने की वजह यह है कि इसमें प्रोटेक्शन है। इसके अंदर आपको जो सारे का सारा सिलसिला बेईमानी करेंगे तो वो उस जो बंदा आपसे बेईमानी करने आया वो किसी और के पास चला जाएगा, उसके बाद जब आपको इस्तेमाल करेगा और उसके बाद आगे हो जाएगा और जाके 4 और बंदों को भी बीच में बताएगा कि इस तरह है। आपकी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी, तो फिर क्लाइंट्स वगैरह नहीं आएंगे आपके पास। आगे आ जाइए लॉ गैट के ऊपर, अल वकील। आखिरी चीज़ इस चीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट ये है, ये प्रोफेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बता सकता है फोर्थ स्केड्यूल क्या चीज़ है? हम सारों ने LLB किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फोर्थ स्केड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि चंद चीज़ें जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, जो फेडरल लेवल के ऊपर मुल्क के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर जिनको रेगुलेट किया जाता है, बाकी प्रोफेशंस को प्रोविंस के लेवल पे किया जाता है। 2 प्रोफेशन ऐसे आउटस्टैंडिंग है, मेडिकल और लीगल प्रोफेशन, जिसको फेडरल लेवल के ऊपर किया जाता है। Even your most important document, the Constitution has placed lawyers at a level higher. You are one of the noble professions, जिनको ये noble professions कहा जाता है, जो कि खुदाई, आपको मैंने फिर कहा, अल्लाह की बीच में सिफ्त है। आप इस प्रोफेशन के बारे में इस लेवल के ऊपर सोचें दिल से। So, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आगे ये किया, देखें जो 2 नंबर करते हैं वो भी हैं, ये गोलियाँ भी चल रही हैं सारी की सारी। ये आप न्यूज़ लेटर आप चेक करेंगे, ये अखबार के अंदर से है, न्यूज़ लाइन अखबार ने ये लगाया था और उस दिन ये मैंने संभाल के रखा हुआ है कवर। अब आप आपके प्रोफेशन के बारे में, हाँ कि जी हम इनको बंद कर दें, बुखला गर्दी, क्या ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें, तुम बुखला गर्दी बंद करो ना यार, मौका ना किसी को दो। अपने जो हीरोज़ हैं उनको सेलिब्रेट करें, जो शहीद होते हैं बीच में मुकदमा लड़ते हुए उनको सेलिब्रेट करें, उनकी बात लेके आएंगे, देखो ये बंदा इस तरीके से कर रहा है। और ये यहाँ पे आपकी क्योंकि पावर है बड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ ओनली लॉयर्स एंड पेंटर्स कैन टर्न वाइट टू ब्लैक। ये किताबें हैं और ये मवाद ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने लिए बड़े मुश्किल प्रोफेशन के अंदर आप आ गए हैं और इन चीज़ों को रद्द आपने करना और मैंने करना है। उसमें पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। ताला भी किस वजह से लगाया हुआ हमने ताला, यहाँ पे इसके अंदर तस्वीर में ताला लगाने की क्या ज़रूरत थी मुझे, क्या मैं क्या वो कहाँ पे कौन सी प्रोविजन के तहत कानून की होती है? इनहेरेंट पावर के अंदर आ जाए, चलो लगता है कानून पढ़े, अच्छी बात है। ठीक यार, देखो आपने इन सारी चीज़ों को रद्द करना है इनहेरेंट पावर्स के अंदर। अच्छा देखो आपके कहाँ पे पढ़े हुए हैं ये सारे के सारे जो एथिक्स हम जिसके ऊपर लेक्चर कर रहे हैं? हाँ, लॉ गैट में तो नहीं पढ़ा हुआ यार, बीच में केड़ी का कहाँ पे है वो, कहाँ पे लिखा हुआ? वैसे लॉ गैट वाले भी बादशाह हैं। एक ज़माने के अंदर एचईसी ने पर्चे के अंदर ये लिखा था कि सेक्शन नंबर बताओ, जहाँ पे सेक्शन नंबर फलां किसका अंदर, चंपटी वाला कौन सा सेक्शन नंबर है। 10 के 10 क्वेश्चंस में सेक्शन नंबर पूछ रहे थे। तो कोई दोस्त बता सकता है उन सवालों में क्या गलती थी? हाँ तो भाई गलती ये है कि सेक्शन है ही नहीं कोई इसके अंदर, ये रूल्स के अंदर मौजूद था। वो जिनने पर्चा सेट किया उसको भी नहीं पता था कि ये सारे का सारा है। वो सेक्शन 10 के 10 सवालों के अंदर ये पूछता रहा सेक्शन नंबर बताओ, सेक्शन नंबर बताओ, जबकि ये रूल्स के अंदर हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रूल्स हैं उसके अंदर एक चैप्टर मौजूद है जिसको कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट्स कहा जाता है। उसके 4 हिस्से हैं। वकील के फॉर एग्जांपल कि आप दूसरे वकीलों के साथ आपका क्या रुझान होना चाहिए, उनके साथ क्या कॉन्डक्ट होना चाहिए, क्लाइंट के साथ क्या होना चाहिए, कोर्ट के साथ क्या होना चाहिए, और वैसे पब्लिक एट लार्ज जनरली के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी डिग्निटी वाबस्ता है। इनको हम एक एक चीज़ को आपके सामने पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपका, यहाँ पे मैं निरा आपको लेक्चर नहीं कर रहा, आपको ये बीच में प्रोविजंस मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि इसे आप पढ़िए और अपने जहन में ये भी समझने की कोशिश करें कि ये क्या रहा है, कहाँ पे लागू होता है, क्योंकि आपने आगे जाके हर वकालत के हर मुकदमे में प्रोविज़न के बारे में सोचना और पूछना के अंदर मतलब की है, ये क्या रहा है, इसके अंदर क्या छूट है, क्या छूट बंद है, क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और इसका मैं फ़ायदा क्या उठा सकता हूँ, किस के केस में लागू होगा, किस में नहीं होगा। तो ये एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है आज आपकी ट्रेनिंग हो रही है, मैं आपके सामने इसलिए ये लिख के कर रहा हूँ कि पढ़ो और ख़ुद करो कि अच्छा मैंने अगर इसको बाईपास करना है तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। अगर वकील मेरे पास एक मुकदमा लेके आया है कि मोहम्मद भाई 30% आपका 70% इसका, तो क्या रूल्स मुझे अलाउ करते हैं और किन सर्कमस्टांसेस में अलाउ करते हैं, किन में नहीं करते। बिकॉज जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं उन्होंने ये जानते बूझते हुए उसके अंदर स्कोप वगैरह रखा है कि इस तरह आप कर सकते हैं, इस तरह आप नहीं कर सकते, राइट। वो भी अभी सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। आगे आ जाइए। एथिक्स होते क्या है? एथिक्स इज़ नोइंग द डिफरेंस बिटवीन, ये अमेरिका का पॉटर स्टुअर्ट जज था। एथिक्स इज़ नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू, आप क्या कर सकते हैं, करने के लिए तो आप बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ राइट टू डू, सही चीज़ क्या है जो कि आप करनी चाहिए। आपकी जो चादर है, आपकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। वकील होने के लिए आप बंदे के ऊपर पर्चा करवा के उसको अंदर करवा सकते हैं, उसके ख़ानदान से अलहदा कर सकते हैं। करना है कि नहीं करना, वो इनोसेंट है बंदा, आपने उसको अंदर कर दिया, वो बाहर आके उसने आपको गोली मार दी। पावर आपके पास मौजूद थी, करना है नहीं करना, ये फिर मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप प्रोफेशनली करेंगे, आप थाने जा के उसको कह रहे हैं ऐ भी करो, ऐ भी करो, ऐ भी करो, तो उसके पास और क्या रास्ता है। उसने यहाँ पे नीचे कंप्लेंट जमा करवाई, आपको आप हमारे वकील भाई हैं, कोई हमने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, उसने फिर बंदूक निकाल ली, क्योंकि कितनी दफ़ा वो जेल जाए।
आप पार्टी ना बने, जो कानून के अंदर जो लिखा हुआ जो रिक्वायरमेंट्स है बतौर वकील हो। यहाँ पे हमने मेरे ख्याल में 99% केसेस के अंदर अगर किसी वकील ने कोई ओवर डूइंग नहीं की तो कोई इस तरीके से नहीं करता, किसी ना किसी ने तो वकील उसके अंदर होना है। हाँ, कई जगह पे होते हैं बदमाश, वो आपको थ्रेटन भी करेंगे, ना कर दो, छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो। वहाँ पे आपकी इंटेग्रिटी और आपकी स्ट्रेंथ है। और बाय द वे इस प्रोफेशन के अंदर चूँकि हमारा मुआशरा जानते हैं, लिखा हुआ है कि आपकी मर्ज़ी आपने मुकदमा लेना है कि नहीं। जब आपने मुकदमा ले लिया फिर ये डरपोक बंदों का प्रोफेशन नहीं है, फिर आपके ऊपर लागू हो गया। सबसे आसान तरीका आपके लिए एक आउट दिया गया है इस प्रोफेशन में, ना लो। अगर आपका ख्याल है कि बड़ा ख़तरनाक है ऑपोजिट वगैरह बंदा, ना लो। अमेरिका, अगर इंग्लैंड होता ना, इंग्लैंड में लिखा हुआ आपके लिए लाजमी है कि आप वो मुकदमा लें अगर आपको आपकी फ़ीस मिल सकती है, आप ना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हमारे कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में गलती है। अगर आपका क्लाइंट पैसे आपको दे सकता है या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, आपके लिए लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ मस्कीन को कोई वकील नहीं मिलना। यहाँ पे मस्कीन को फिर माठा वकील ही मिलना है जो कि ऑलरेडी डर जाता है। तो इसलिए आपने अगर सिस्टम में करना है, ये ऑप्शन आपकी एथिक्स के अंदर दी हुई है। मुझे इसे इख्तलाफ है। बैरिस्टर जब मैं बना था तो मेरे से ओथ लिया गया कि उसके अंदर रेगुलेशंस में लिखा हुआ है जिसको कैब रैंक रूल कहते हैं, कि मैं नहीं देखना कि टैक्सी ड्राइवर कौन है, कोई आ गई वगैरह, उसके लिए ऑब्लिगेशन है कि उसने हर बंदे को लेना है, अपनी टैक्सी में बिठाना है। ये कांट से कि जी तू नहीं तू नहीं तू नहीं, जेड़ा बंदा आ गया कतार में आप लगे हुए, जो मुकदमा आया आपने करना है। बट इसकी तरफ अभी थोड़ी देर में आते हैं। ये मुख्तलिफ रेगुलेशंस हैं, 4 चैप्टर्स हैं। दिखा इसलिए रहा हूँ कि अगर आपने लॉग एक्ट लेना है तो ये सिर्फ 4 सफ़े हैं यार, 10 नंबर हैं लॉग एक्ट के। और लॉग एक्ट से ज़्यादा आपके प्रोफेशन के अंदर हर चीज़ के अंदर ये लागू होगा। ये लिख के अगर जहन के अंदर रख लेंगे हर मुकदमे को, इस अगर आप जाविये से देखेंगे ये 4 सफ़ों के, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी बड़ी सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी वकालत की। इसको अगर इसमें तो ये भी लिखा हुआ कि फ़ीस कितनी चार्ज करनी है, कैसे चार्ज करनी है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप अपने लिए टाउट रख सकते हैं, सोलिसिट काम करने के लिए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। ये चीज़ें वगैरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 4 अगर आप पढ़ेंगे, अब इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया ये कॉन्डक्ट ऑफ एडवोकेट्स विद रिगार्ड्स टू अदर। ये कब की तस्वीर है, इसमें क्या हुआ था? अदर एडवोकेट्स, वकील ने वकील को चपेट मार दी। क्यों? कल वैसे मेरा भी दिल चाह रहा था कि अगर वो वकील साहब एक मौजूद होते तो हाई कोर्ट में उन्होंने, मैं हैरान रह गया यार, वकील साहब ने हाई कोर्ट के अंदर अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स में लिखा हुआ था कि मोहम्मद के नाम तो नहीं लिखा हुआ था कि जी अपोजिट काउंसिल ने ये नहीं किया, अपोजिट काउंसिल ने कोर्ट से ये छिपाया, अपोजिट काउंसिल ने ये किया वगैरह। डोंट मेक इट पर्सनल। वकील आपका वकील भाई है, अंदर पूरी आपको कुसुरमुखी होगी, लेकिन बाहर जाके कोई ज़ातियात पे आने की ज़रूरत नहीं। पार्टीज़ के केसेस हैं, आप लिखते भी ये हैं कि मैं फॉर एग्जांपल परसों बैठा हुआ था मसूद जहांगीर साहब की कोर्ट के अंदर, तो वकील साहब ने फरमाया कि जी सर फलां पार्टी ने झूठ बोला है। मसूद जहांगीर साहब ने कहा कि नहीं, ये कहिए कि फलां पार्टी ने गलत कहा है। क्यों? जब आप किसी को झूठा कहेंगे तो उसका पारा चढ़ेगा। कहना आप ये चाह रहे हैं कि उसने रिकॉर्ड के अगेंस्ट कहा है, ये डॉक्यूमेंट से उसका होता है, ये मैनिपुलेटेड है, ये चीज़ वगैरह। आपने पार्टी नहीं बनना, तो उससे पहले तो आपका जो भाई है वो आपको बराबर रिस्पेक्ट देगा, आप उसको बराबर रिस्पेक्ट देंगे। वो आपको नहीं देगा, मैंने कल जज को पॉइंट आउट किया और जज ने उसकी सुथरी की। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ तू मैनू किस तरह तरीके ना लै कह देता, और बड़ा वकील था, वो भी किसी बड़े साबका जज का बेटा था, मैं भी साबका जज का बेटा था, आपस में कुसुरमुखी हो सकती थी। बट फिर सिटी 42 पे आता कि मोहम्मद ने चपेड़ मार दी, और ये एसोसिएट्स भी मैं मेरे साथ, ये जो ये पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने फिर उनके एसोसिएट्स को मारना था, उन्होंने ये करना था, और फिर बैड ब्लड होनी थी, और फिर पर्चे होने थे, और फिर ये होना था। क्या फ़र्क पड़ता भाई? इशू ये है कि आपका जो ब्रदर है, मेरे बड़े यार हैं यार, उमर शरीफ मेरा यार है, हमने मिलके वकालत की हुई है, नीचे गंदी चाय पी हुई है, सारे के सारी सिविल कोर्ट के अंदर बैंकिंग कोर्ट से होके। आपकी यारियाँ इस बेहतर प्रोफेशन से मिलेंगी भी नहीं।
टेंशन करने के लिए बार रूम में जाएंगे, आप गप लगाएंगे, छेड़ा छाड़ी भी होती रहती है, चलता रहता है, जुमले भी कसते हैं, लतीफ़े भी गंदे सुनाते हैं, रोते भी हैं, फलां टेंशन भी निकालते हैं। बार एसोसिएशन का मकसद एक ये भी है, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपनी भड़ास भी वहाँ पे है, उन्हें कर देता है यार है जज वेक वगैरह सारे का सारा, बिकॉज ये आउटलेट है और बना भी इसलिए, ये भाईचारा है, ये ब्रदरहुड है। इसलिए मैंने आपको कहा वो जो शहीद हुए इतने ज़्यादा दोस्त, एक जनरेशन शहीद हो गई, वो अपने भाई का पता करने के लिए गई हुई थी। आपके जनाजे भी इन्होंने ही उठाने, अगर ये ना होना तो नहीं होगा। सारा वक्त आपने अपने ख़ानदान से ज़्यादा अपना वक्त यहाँ पे करना है, तो वकील के साथ मत लड़ाई करें। वकील भाई है वो जाति वगैरह कर रहा है, आप अलहदा बात भी कर सकते, नहीं तो ठीक है गुफ्तगू ना करो। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्डक्ट रिगार्ड टू अस। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी लॉयर टू अपहोल्ड एट ऑल टाइम्स द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन एज वेल एज हिज ओन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मैटर देयर ऑफ। अपनी भी आपने ज़ात को या अपना जो आपकी डिग्निटी है वो एनी भी उन प्रोफेशन की नहीं पड़ी हुई कि मैंने जज के सामने कल पॉइंट आउट किया कि ये मेरे बारे में ये फरमा रहा है, ये गलत है। मेरी अपनी डिग्निटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी है, लेकिन मैंने लड़ाई नहीं शुरू की। डू नॉट लेट थिंग्स गो, ये वीक लोगों का प्रोफेशन नहीं है। मनवाओगे अपनी डिग्निटी वगैरह तो उसकी ज़ुबान बंद होगी, नहीं तो वो चढ़ाई करता ही रहेगा, एक जुमला कसेगा, दो जुमला कसेगा। याद रखिए, मगर फिर कह रहा हूं कि यू नीड टू नो कि लाइन कहां पे है। मैकेनिज्म कोर्ट के अंदर पहला प्रोफेशन, उससे क्रॉस टॉक नहीं करनी। आपने जिस सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा होए, उस सेकंड समझे कि लड़ाई की इब्तिदा हो गई। आप कहें जज साहब ये क्या कर रहे हैं, यूज हिम, उसके सामने कीजिए। दिस इज द वे इट इज सपोज टू बी। वो उसको एड्रेस करें, आप भी उसको एड्रेस करें। कई दफ़ा ये होता है वो जाती कर रहा है, उसको इस्तेमाल करके आप जज की हमदर्दी लेके अपना मुकदमा जीत लें। कहेंगे जनाब की कोर्ट के अंदर ये चीज़ हो रही है, ये तो लगता है जनाब को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आपके कोर्ट के तकद्दस को पामाल कर रहे हैं। ना कि मैं ये कहूँगा ओए तुझे मैं देख लूँगा, तूने मेरे बारे में ये क्या कैसे दिया। मैं कहूँगा जनाब के ऑफिसर जनाब के जो ऑफिसर हैं उसके साथ ये कैसे हो रहा है। जनाब के होते हुए जनाब को रिस्पेक्ट नहीं दे रही आपकी कोर्ट के अंदर। दिस इज़ हाउ यू स्कोर पॉइंट्स, एवरीथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपनी डिग्निटी इस तरह ही कीजिए। बाहर निकलेंगे, जज भी कहेगा कि ना करें ना जी सर इस तरीके से, ये वो वगैरह। कई तो होते हैं कमज़ोर जजेस वगैरह भी, कई दफ़ा पीना पड़ता है पारे के साथ। मैं निकलता हूँ बाहर कि जी इस तरीके से आप भी जुमले थोड़े बहुत कर सकते हैं, मगर मत कीजिए। ठंडे बंदों का प्रोफेशन है, फिर कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट। अपने प्रोफेशन की डिग्निटी आपसे वाबस्ता है। ये जो हर चीज़ के अब कैमराज लगे हुए हैं, आपकी ज़ात के ऊपर भी जाएगा। कई बंदों ने अपने आप को न्यूसेंस बनाया हुआ था। कई बंदों का यही है कि वो लड़ता बड़ा है, जजेस भी थोड़े से डरते हैं, कई दफ़ा उनको इसीलिए किया जाता है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक तो मेरे दोस्त वगैरह ही हैं जिनको किया ही इसलिए जाता है कि वो जजेस वगैरह के साथ ये करते हैं वगैरह, बट उन्होंने भी एक लाइन वगैरह की हुई है, ड्रॉ की हुई है। कंटेम्प्ट के अंदर क्लाइंट को बचाता बचाता खुद कंटेम्प्ट में नहीं चले जाते, अंदर हो जाते हैं। डिग्निटी का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट। और दूसरा हाई स्टैंडिंग का मतलब है कि जो ग्रुप के अंदर जो कि आप दूसरी आवाम से एक ऊपर लेवल के ऊपर हैं। हाई स्टैंडिंग का मतलब है बराबरी के ऊपर आप नहीं हैं, आपने अपने आप को इस तरीके से करना है कि आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले। उसने फ़लाँ ने इन्हें किया, लेकिन इन्हें फिर भी आगे जवाब वगैरह नहीं दिया, बर्दाश्त किया। कायदे आज़म को आपके ख्याल में गालियाँ नहीं पड़ती होंगी? हिंदुओं ने आराम से पाकिस्तान दे दिया, उनको गद्दार नहीं किसी ने कहा, उनको मुसलमान नहीं किसी ने कहा गाली के तौर के ऊपर। हिंदुओं ने, उनका मुल्क मेजॉरिटी बैठी हुई थी, कायदे आज़म छोड़ के 5 साल के लिए हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी छोड़ के चले गए हुए थे मुल्क। वापस आए, मुल्क हासिल किया। अपने कमरे में कायदे आज़म की तस्वीर लगा लीजिए, जिनको आप एडमायर करते हैं उसके ऊपर देख के कभी गुफ्तगू कर लिया करें उनके साथ। मैंने लगाई हुई है, तो आप कभी कभार कर लेते हैं। उन्होंने एक्चुअली तो मेरे से बात नहीं करनी, लेकिन कभी कभार मुझे भी शर्म आ जाती है। और ये चीज़ें वगैरह कहानियाँ आप पढ़ के अपने जहन में रखेंगे तो यू विल टेक प्राइड।
ये आपकी ऑटोमेटिकली थेरेपी हो रही होती है, रोज़ नए अंदाज के अंदर आपने जाना होता है। आगे चलें सर। ये प्रोफेशन हमारा है, इसे हमने संवारा है या बिगाड़ा है वो आपकी मर्ज़ी है। गुगलागर्दी भी एक लफ्ज़ है और तालाबंदी भी एक लफ्ज़ है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आगे आप समझ ही गए होंगे। आगे लिखा हुआ है कि एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टिजमेंट। इश्तिहार नहीं दे सकते, लेकिन मुकदमा जीतने की प्रेस रिलीज़ अगर आएगी, मोहम्मद ने मुकदमा कर लिया टैक्स के अगेंस्ट 37A का, फ़लाँ प्रोविज़न है उसके के ख़िलाफ़ स्टे हासिल कर दिया, अखबार में बिज़नेस रिकॉर्डर में कर लेती है तो चांदी हो जाएगी। मैंने तो नहीं कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया, लेकिन मैंने प्रेस रिलीज़ उसको दिया या जजमेंट मैंने उसको दी है प्रेस वालों से, अगर आपने बना के रखी हुई है। इश्तिहार ना आप करें, आपका वो कि टेंट वाले का क्या नाम है यार, अगर आपने आपके घर में कोई आया और आपने उसको गोली मार दी, तो ये वो जो बॉडी गार्ड्स के साथ टिकटॉक के ऊपर आता है मियाँ साहब, हाँ, तो अगर अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है तो आप मुझसे रजू करें, 15 दिन में करेंगे। वो एडवर्टाइजमेंट है, उसके ऊपर उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, और मैंने सुना कि शायद कार्रवाई भी हो रही। अगर वो ये करता है कि कब्ज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ये कहता है कि कब्ज़ा वापस हासिल करने के लिए ये कानून है, इस तरीके से ये है, वीडियो बना के अपलोड कर दे तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं तो उसको तमगा दूंगा। वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, वो इन्फॉर्म कर रहा है, और उससे उसकी बिक्री भी होगी। बंदा गूगल करेगा कब्ज़ा, हाउ टू गेट बैक, उसका वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो लगाएगा, वो कहेगा यार लगता है कि बंदा जिसको पता है सारे का सारा, इस तरह आपकी बिक्री होगी। दिस इज़ हाउ यू डील विद सोशल मीडिया। यूनिफॉर्म पहना हुआ बॉडीगार्ड किस चीज़ के लिए वो लगा के पीछे बैठा होता है यार, किस चीज़ का उसको है कि उसको वहाँ पे टिकटॉक पे किसी ने कुछ सुनवाना, वो क्या दिखाना चाह रहा है? हाँ हाँ, नहीं वो मुख्तलिफ मॉडल के होते हैं मुस्किन। हाँ, आप पूछिए ना जी, मैं तो पूछता रहता हूँ यार। आपका शायद ये ख्याल है कि सारे के सारे ना मुझे भेज देते हैं, वे क्या है, अम्मी भी भेज देती हैं, अबू भी भेज देते हैं, और सारे वे क्या है, मैं उनको कह भी देता हूँ। ऐन मुमकिन है कि वो शायद किसी ओहदेदार के कोई जानने वाले ही हों, ऐन मुमकिन है कि इसलिए हुआ वो, मैं आपको कह रहा हूँ सिस्टम टूटा हुआ है। बट आपने अपनी बिक्री नहीं करनी, क्योंकि आप तो किसी के रिश्तेदार नहीं है ना। जिस वक्त आप बिक्री कर रहे होंगे तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा, फिर शायद आपको रौंदी आ जाए। यहाँ पे मामला ये है कि आपने अपना, मैं आपके सामने आपको बात शायद ना अच्छी लग रही हो, बट जो सच्चाई है, जो चीज़ है, वो खुल के आपस में अगर मैं नहीं बात करूँगा तो आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटी। आपने इस टूटे हुए सिस्टम में, इस करप्ट सिस्टम के अंदर अपने दामन को बचा के प्रॉपर्ली अर्न करके जाना है, और इसलिए एडवर्टाइजमेंट करना अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद भी चल जाता है यार। कई बंदे ओहदों को बेचते हैं, कई बंदे ओहदों को नहीं बेचते, उसकी वजह से काम आ जाता है। एक लाइन है, आप मेरे वालिद साहब ने बेशुमार इलेक्शंस लड़े, तकरीबन सारे जीते, मैंने भी बीच में लड़े। उसकी वजह से अगर मुझे काम आता तो 100 बिस्मिल्लाह। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन मैंने हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी का इलेक्शन जीता, सैटरडे को, संडे को मैं सुबह, मंडे को केस लगा हुआ था, दफ्तर के अंदर बीच में बैठा हुआ था, तो 8 बजे 9 बजे मुझे कॉल आई कि सुबह कि जी ये ड्रग्स का मामला है, उसके अंदर आपका वकालतनामा देना है, इतने लाख रुपए मिलेंगे। मैंने जी मैं फौजदारी नहीं करता, आप छोड़ें ना जी, आपका क्या उसको कहते हैं, ये सारे का सारा कर लेंगे, ये हो जाएगा। ओहदे खरीदने वाले और ओहदों को करने वाले बहुत बंदे मिल जाते हैं, सिस्टम टूटा हुआ है। एंड में यार सारे के सारे इसके ऊपर डिटेल के अंदर बात वगैरह भी करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, आई डेंट टेक दैट केस। मैंने उनको कहा कि मुझे तो फौजदारी की अल्ले भी नहीं आती, ना मैंने किया है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओहदेदार बन के आप जाके सारी उम्र आप टैक्स की वकालत करते रहे और अब आप बेलों में पेश होने लगते हैं, तो बार को पूछना चाहिए उस बंदे से। मैंने तो उस साल के अंदर अपने सारे के सारे मुकदमों की लिस्ट भी लगा के अवेलेबल करता रहा कि मैंने नहीं बेचा, इसलिए आपने मोहब्बत की और आपने यहाँ पे मुझे ला के बैठा दिया। आई केम फर्स्ट इन लाहौर आउट ऑफ 95। मैंने कोई इतना कैंपेन या इतने ज़्यादा भी पैसे नहीं खर्च किए थे, लेकिन इतने ज़्यादा भी पैसे खर्च नहीं किए। आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, आप मेरे लिए यहाँ पे तालियाँ बजाते हैं भी आपने किया।
तो आपको अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को वैल्यू देनी है वो इन चीज़ों से है। ये सारे सवालात इसलिए आपसे कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें से चल रहे हैं। ये सवाल अपने आप को पूछो और अपनी ज़ात के साथ ये पूछते रहो, करते रहो। ठीक है, अगर आपने भी बीच में बनना है, जॉइंट सेक्रेटरी बन के, लाइब्रेरी सेक्रेटरी बन के आपने जज के साथ चेंबर में जाके मिलना है, वो भी ऐसे मौजूद हैं। बट लानत है, दिल में आप भी कहते होंगे लानत है, मुंह पे शायद नहीं कहते होंगे, लाइब्रेरी सेक्रेटरी है, किताबें ना कहीं आपकी बंद कर दें। बट खैर, एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट, ये टाउटी नहीं है अलाउड, एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर मीन्स। आप जाके नहीं कहेंगे कि मैनू काम दो। यहाँ पे ये भी लाइन वगैरह है, कई होते हैं जाके लोगों को कहते हैं कि जी हमें काम दे, मैं डन करवा देता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे देखे, मैं बल्कि अपने इलेक्शन के अंदर, मुझे सियासत का कोई शौक़ नहीं था, सियासत में मैं खड़ा इस तरह हुआ। ईद के ऊपर मेरा एप्टमा के अंदर, टैक्स वालों के अंदर से मुझे उन्होंने बताया कि जी एप्टमा के सामने ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल माइंस एसोसिएशन, एक हाईकोर्ट के सदर साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी फ़लाँ पे टैक्स लगा है, मैं ख़त्म करवा देता हूँ। मैंने कहा कैसे ख़त्म होगा? छोड़ें जी, मैं करवा देता हूँ, 15 लाख फ़ी मिल लूँगा। और उन्होंने करवाया, सस्पेंड हुआ। ओहदे बेचने के लिए होता तो मैंने कम अज़ कम इलेक्शन उस टाइम के ऊपर इसलिए लड़ा कि चलो 1 साल के लिए कोई ओहदा, मेरी वाली कुर्सी तो नहीं बेचेगा। आप भी यही कर सकते हैं। भाई तो एक चीज़ बता दूँ, ईमानदारी बड़ा महंगा काम है यार, सच्ची बात मैं आपको कह रहा हूँ। कूड़ा हो जाता है पैसों का। मुझे भी बड़ी चार्टर, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी मेरे पास हो और मैं जाके अपने बच्चों को अमेरिका फिरा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ वगैरह, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। अगर टाउटी करनी तो किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं, या टीवी के ऊपर जाके करनी शुरू कर दो, जाके वहाँ पे एंकर बन जाओ या और चीज़ें कर लो। ये प्रोफेशन काम करने वालों का है, आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल गधों वाली बात है, या क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका के अंदर होती है, क्योंकि ये इसकी डिग्निटी के नीचे है, आप नहीं कर सकते। प्रिंसिपल रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, अगर रूल्स बदलवा लें तो फिर ठीक है, बट मेरे ख्याल में बेहतर है। उसके बावजूद हम काफ़ी करते रहे। आप अपना डिक्शनरी कार्ड्स कर सकते हैं, नेम प्लेट्स कर सकते हैं। आपकी नेम प्लेट का साइज़ मुख्तस है भाई। मेरा एक दोस्त है जिसने मेन बुलवार्ड पर 10 दफ़ा मना कर चुका हूँ। पूरी बिल्डिंग एक्चुअली रीडिंग से आप आगे जाएं, ऊपर से लेके वो एंड तक बीच में उसने सारे का सारा उसका बोर्ड लगा हुआ है। किसी दिन अपने दोस्त को भी टाइट वगैरह करना पड़ेगा। डिसिप्लिनरी कमेटी जिस दिन मेरे पास आई ना, उसको नोटिस भेजूँगा। खैर, और आप कह रहे होंगे कि कर दे क्यों नहीं हो फिर बैठ के वगैरह, या कितनी चीज़ें करें। पहले आपकी ये कर लेंगे, वो वाली भी आग लगा लेंगे। पहले अभी BZD की जाली डिग्रियाँ पकड़नी है और जाली लॉ कॉलेजेस बंद करने हज़ारों वाले। उतनी देर छोटी चीज़ों पर पंगे लेने की नहीं ज़रूरत। आगे चलें। अक्सर डायरेक्टरीज़ के अंदर भी आप अपने नाम वगैरह कर सकते हैं। तो लीगल 500 के नाम पे अगर आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करना है, लीगल 500 के नाम से डायरेक्टरी एक आती, उसमें आप अपनी लिस्टिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे भी आप करवा सकते हैं। ये चीज़ वैसे शायद, अब सवाल यहाँ पे ये आता है, ऑनलाइन वकीलों का पोर्टल बनाना चाह रहे हैं, वो ग्रे एरिया, वो एडवर्टीज़मेंट के ज़ुमरे में आता है कि नहीं? वेब पेज बनाना आपका ज़ुमरे एडवर्टीज़मेंट के ज़ुमरे में आता है? मेरे ख्याल में नहीं आता। आप इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर ये लिख देते हैं कम वन, इसको बाय 1 गेट 1 फ्री, या आप आइए और मैं ये है और आपको मैं यूँ कर दूँगा, 15 गारंटी आप देनी शुरू कर देते हैं, तो फिर वो आपकी एडवर्टीज़मेंट है। ठीक है। सो आपके कंटेंट के ऊपर करता है। लिखा हुआ पर्सनल एडवर्टीजमेंट वगैरह का नहीं करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रोफेशनल आप बता सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बता सकते हैं, और पब्लिक ऑफिसेज करंटली हेल्ड। आप ये नहीं कह सकते साहब का जज, मेरे अब्बा जी के कार्ड पे नहीं लिखा हुआ, साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी अब नहीं लिखा हुआ। मैं अपना साहब सेक्रेटरी नहीं लिखता, लेकिन मैं लिख सकता हूँ, रूल्स मुझे अलाउ करते हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल। जब मैं साहब का हो जाऊँगा तो मैं नहीं लिखूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ओहदे नहीं बेचेंगे, इसी वजह से लिखा होगा। खैर अगर आप लिख भी दें तो क्या अब वैसे फ़र्क पड़ता है? उनको नए वाले बंदों को उन्होंने जाके ख़रीद लेना होता है क्लाइंट ने। पुराने की तो पावर ज़ीरो हो जाती है। जजेस भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, साल ख़त्म हुए थे, फिर इन्हों वेला एंड में जाके ना रिलीफ खिंचनी शुरू हो जाती है। जो ओहदे बेच रहे होते हैं तो आप हंसते हैं। जनवरी फरवरी और दिसंबर के अंदर ना सदर की कोई बात नहीं चल रही होती, लंबी तारीखें पड़ रही होती हैं,
और सदर साहब भी अपने बाल खींच रहे होते हैं और फिर वो रिक्वेजिशंस की भी बात होनी शुरू हो जाती है, गाली में हैं। हाँ, तो मैं वही करके ना वो सारे का सारा है, जजेस भी कहते हैं ना कि है यार कि कितना सारे का सारा, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, साहब का कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। ये इश्तहार एक लगा हुआ, बेस्ट लॉयर इन लाहौर पाकिस्तान जी मैडम, ये देखें, ये वाले जो साइट के ऊपर इश्तहार इन्होंने नेट के ऊपर बनाया हुआ। अमेरिका के अंदर वैसे इश्तहार आते हैं, उसने इश्तहार लगाया हुआ, सीजर कॉर्नर लॉ मिलियंस रिकवर्ड फॉर आवर क्लाइंट, और ये इतना 20 मिलियन इसने रिकवर करवाई थी, सेटलमेंट करवाई थी। अमेरिका के अंदर अलाउड है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और अच्छी बात है। अब लीगल 500 के अंदर आप डायरेक्टरी में अपनी लिस्टिंग वकीलों की जो है उसमें करवा सकते हैं। वेब पेज एडवर्टाइजमेंट मेरे ख्याल में नहीं है। लॉ वीडियोस बनाएं, अच्छी बात है। अब टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आप अपनी प्रोफेशनलिज्म तो नहीं दिखा रहे होते, चले वो भी चल जाता है। लीगल एडवाइस के वीडियोस आप बनाएं, मैं कह रहा हूँ वो बिक्री करने का अपना बहुत अच्छा तरीका है क्लाइंट्स पकड़ने का। मैं करता हूँ और मुझे इतना ज़्यादा काम आता है। मैंने तो आपको पढ़ाने के लिए सारे के सारे ये सिलसिले किए थे, मेरे जहन में नहीं, लेकिन इतना क्लाइंट आता है भाई। अगर काम करना नहीं आता तो वीडियो बनाओगे तो कोई नहीं आएगा। बोंगियाँ अगर मार रहे हैं यार, कानून नहीं पता, आप उस पता नहीं उस लड़के के पास वो जो, फिर कह रहा हूँ, वो जो गंजा है जो दाढ़ी मूछों वाला, वो उस बॉनेट के ऊपर बैठा हुआ है गाड़ी की, और वो आके यूं करके आके कहता तो उसके ख्याल में शायद आ जाता हो उसके पास क्लाइंट। आपने अगर लड़की को भगा के आप ले गए और आपने निकाह कर लिया है तो बिल्कुल सही है, फलां जजमेंट भी गलत साइड कर रहा होता है, राइट। तो फिर जाके क्लाइंट उससे पूछेगा कि यार तू तक क्या सी थे, टीवी ते भी क्या सी थे, फिर इस तरह होया सी थे, ए होया सी, फिर तू मैं जब वो नहीं करवा सकेगा तो शायद मेरा ख्याल में 6 महीने के बाद किसी और का वीडियो आएगा कि ऐसे तो बच के रहना है, इन्हें नहीं करवाया, ये नहीं होगा। यार हम एक बताना भूल गया, शुरू में मुझे बताना चाहिए। मेरे पास एक केस आया, एक रिटायर्ड सिविल जज साहब हैं, बाटी ने, बीबी ने मुकदमा ये जमा करवाया हुआ है कि मेरे अब्बा जी ने, ये रिटायर्ड सिविल जज साहब हैं, ये फिर बाद में वकील बन गए। इन्होंने कि उसको कहते मुझे कहा कि मेरे अब्बा जी ने ना वक्फ की हुई थी एक प्रॉपर्टी, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं वक्फ तोड़वा के ना प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दूंगा। पहले हमने इनसे मिला, फिर हमारी दोस्ती हो गई, फिर वकील साहब ने मेरे से शादी कर ली, फिर मेरे वकील साहब ने मेरे साथ ना सिर्फ मेरे साथ शादी कर ली, वो जो प्रॉपर्टी वगैरह है उन्होंने वहाँ पर ट्रस्ट भी तोड़वा दिया, और फिर वकील साहब ने वो ट्रस्ट तोड़वा के जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी। और अब ये है, वकील साहब ने ये दावा जमा करवाया हुआ कि ब्रदर इन लॉ के बाद वो प्रॉपर्टी अब ट्रांसफ़र कर दी गई है इन द नेम ऑफ ब्रदर इन लॉ के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है इन द नेम ऑफ उसी बंदे की दूसरी बीवी के नाम के ऊपर, जैसे प्रॉपर्टी ली थी। और ये है, ये एक्चुअल केस है, मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर हम खुश आमदेद कहेंगे सर हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव वगैरह जी, मैं वेलकम करती हूँ यहाँ पर। हमारे दरमियान मौजूद हैं आज हमारे वाइस चेयरमैन तो मौजूद ही हैं, लेकिन चेयरमैन एग्जीक्यूटिव भी हमारे पंजाब बार काउंसिल के मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केपी के बार काउंसिल से आने वाले हमारे मेहमान, केपी के बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं वेलकम करती हूँ मोहम्मद इलियास साहब को, जो कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हैं केपी के बार काउंसिल के। और अब मैं मोहम्मद अहमद क्यूम साहब से कहूँगी कि वो कंटिन्यू करें और उसके बाद हमारे मेहमानों को भी थोड़ा सा मौका दें कुछ बात करने का साथियों से। सर मैं खुश आमदेद कहूँगा तो ऑनर्ड मेहमानों को सर आपकी इजाज़त के साथ लेक्चर हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। सर अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जी प्रोफेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आप एडवर्टाइजमेंट के करीब चीज़ें आप कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट के करीब आप जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट के ज़ुमरे में आते। अपनी काबिलियत के कानून किस तरीके से आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं, उसका अगर आप वीडियो लगाएंगे, लोगों को आगाह करेंगे, एजुकेट वगैरह कर रहे होंगे, तो वो शायद एडवर्टाइजमेंट के ज़ुमरे में नहीं आता, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट के ज़ुमरे में आता है। और उसकी वजह से आपको, अगर आप अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं तो बेशुमार आपको काम वगैरह उसकी वजह से आ सकता है। मगर साथ ही साथ ये बता रहे थे कि अगर आप टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और अगर आप ये वीडियो बना के दे रहे हैं कि जी मुझसे ये 2 हफ्ते के अंदर मैं आपको कब्ज़ा आपके प्रॉपर्टी का वापस दिलवाऊंगा, मुझसे रजू करें, और वो टिकटॉक वाले हैं और शायद हम उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो वो शायद इलीगल है और वो हमारे कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ आता है।
वेब पेज रखना, अगर आप उसके ऊपर इश्तिहार जिस तरीके से बेस्ट लॉयर इन लाहौर पाकिस्तान, ये जिन जो साहब ने वेब पेज बनाया हुआ है, लाहौर के अंदर ही दोस्त हैं और नीचे एड्रेस दिया हुआ है वगैरह, वो शायद एडवर्टीज़मेंट के ज़ुमरे में आता है। मगर अमेरिका के अंदर तो वो बोर्ड लगा के सारे का सारा करते हैं, बट ये मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे के अंदर आएगा। साथ ये कि लीगल एडवाइस के वीडियोस, लीगल अगर हमारे रूल्स ये कहते हैं अगर कोई डायरेक्टरी मौजूद है वकीलों की, जैसे लीगल 500 की इंटरनेशनल डायरेक्टरी है, उसमें अगर आपका नाम वगैरह आता है तो उसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है। आपके बोर्ड का साइज़ भी मुख्तस है, आप बड़े बड़े बोर्ड लगा के अपने आप को नहीं कर सकते, एडवर्टाइज़ कर सकते। आगे अगर आप चलें, अगला जो है अभी ये करके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, An advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment, nor remunerate any other person for soliciting or obtaining professional employment for him. Client आपके पास डायरेक्टली आएगा, आप टाउट, आप किसी बंदे को अपने लिए नहीं रखेंगे कि हमारे पास आओ डन बेसिस के ऊपर, या मैं तुम्हें शेयर वगैरह दे दूंगा। इंग्लैंड के अंदर फॉर एग्जांपल सोलिसिटर्स और बैरिस्टर्स होते हैं। बैरिस्टर के पास जाना है तो आप सोलिसिट करके सोलिसिटर के पास जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अलाउड नहीं है, इश्तिहार भी आप नहीं दे सकते। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी काबिलियत बोलेगी, आप अपने आप को बेचेंगे नहीं इस अंदाज के अंदर, या किसी और बंदे को आप हिस्सा नहीं देंगे कि यार मुझे बेच जाके आगे। सो वो टाउटी के ज़ुमरे में आती है, दैट इज़ नॉट परमिटेड यहाँ पे। और साथ लिखा हुआ है, और ख़ास तौर पे, नॉट शैल ही शेयर विद एन अनलाइसेंस्ड पर्सन एनी कॉम्पनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, नॉट शैल ही एड एन अनलाइसेंस्ड पर्सन टू प्रैक्टिस लॉ। मुंशियों को ही कई दफ़ा लगा दिया होता है, स्टैनो ही हमारी वकालत कर रहे होते हैं कई, वो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत कट भी मिल जाता है, वो आपका नुमाइंदा होता है, बना भी वही देता है, पटिशन सारी की सारी यहाँ पे नीचे और बेशुमार हैं, और वो इसी तरीके से सारे का सारा सिलसिला वगैरह नीचे चल रहा था, वो भी इलीगल है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद है किसको कहते हैं उनके अगेंस्ट एक्चुअली एग्रेसिवली हम यहाँ पे प्रोसीड भी करेंगे। नॉट शैल ही नोइंगली एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफर टू हिम एज अ रिजल्ट और इंसिडेंटल टू ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन अनलाइसेंस्ड पर्सन। इसमें ये लिखा हुआ है, भाई मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि वकील इज़ अ लेवल अबव। आपका लाइसेंस जो है वो आपको दूसरे लोगों, इट गिव्स यू द एबिलिटी टू डील विद लॉ। उसका मतलब ये भी अपने लाइसेंस को इतना सस्ता मत कर दें कि मुंशी भी कर रहा है, आपके बिहाफ के ऊपर कोई और बंदा भी बीच में मैं करवा देंगा जी छड्डो ये करके। आपने जिस दिन अपने मुंशी को ये इजाज़त दी ना कि जी इतना कर लोगे, और वो करके मुंशी साहब आपको आगे थोड़ी देर के बाद कहेंगे कि 15% सर मैनू भी दो, आप नहीं देंगे तो किसी और से जाके कर लेगा, आपका क्लाइंट भी गया। यू हैव टू सेट दीज लाइन्स अपने पास इनिशियली, सारे का सारा आपको ये स्टैंडर्ड्स वगैरह करने पड़ेंगे। ये आप स्टैंडर्ड जब सेट करेंगे तो तब ये सारे का सारा होगा, आपका प्रोफेशन फले फूलेगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। इसका कोई फ़ायदा वगैरह डाउन द लाइन नहीं होता, बिकॉज एंड में जाके आप ये करेंगे, आपको ये कोफ्त वगैरह होगी। और आपने कई दोस्तों के अंदर जो इस तरह करते हैं, काम सारे का सारा मैं कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ वास्ते पैसे दूँ, एक दूसरे को ही बीच में पड़ जाते हैं। जैसे हड्डी के ऊपर नहीं लड़ाई होती, तो आप एक लेवल के ऊपर हैं तो उस तरीके से करें। सर सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। हमें अपने मेहमानों को अच्छे तरीके से वार्मली जो है वो करना चाहिए। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये जो लव स्टाउट है ना, इसके ऊपर वैसे मुझे लाइन डालनी चाहिए थी, अच्छी चीज़ नहीं होती ये करने के लिए, और उसको अच्छे तरीके से नहीं। जी जी, जब अपना केस हम प्रोसीड कर रहे होते हैं तो साथ किसी को अटैच भी कर सकते हैं दूसरे यार उसके ऊपर मैं आगे आ रहा हूँ, उसके ऊपर स्पेसिफिकली मौजूद है। सुपरसीड करना अलहदा चीज़ है कि आपकी जगह के ऊपर आ रहा है, वो आ रहा है, आपके साथ लाने की इजाज़त मौजूद है लॉ के अंदर। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। जज के अगर आप रिश्तेदार को ला रहे हैं या ओहदेदार को ला रहे हैं, आप उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है और केसेस वगैरह के अंदर कि अपोजिट पार्टी के ऊपर, और कभी कभार असर भी पॉजिटिव भी पड़ जाता है
कि जी हाई कोर्ट के ओहदेदार साहब आ गए, ज़िंदगी में उन्होंने नहीं बीच में टैक्सेशन का काम किया हुआ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए आए, खड़े होके उस बंदे ने, वो क्या ओहदेदार था यार, बीच में 20 मिनट के लिए दूसरी पार्टी उसके साथ वाले वकील ने आर्ग्यू किया, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं दिया, लेकिन उनको रिलीफ मिली। जज साहब ये कहते रहे कि नहीं केस बनता जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यूँ नहीं है, एडमिट नोटिस दे। मैं उनकी शक्ल, मैं रिस्पोंडेंट की तरफ से मैं शक्ल देख रहा था, तो कभी कभार असर पड़ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में 2-6 महीने के बाद वो भी फारिग थे। तो ये चीज़ें वगैरह हैं, पॉजिटिव चीज़ नहीं है, नेगेटिव चीज़ है, बट मैं फिर कह रहा हूँ कि दिस इज़ समथिंग दैट आपको नहीं करना चाहिए, और ये आपकी सहूलत के लिए ही है। बिकॉज़ वो जब ओहदेदार से फारिग हो गया तो वो फारिग हो गया, दूसरा जो वकील था जो अपनी काबिलियत के ऊपर खड़ा हुआ था उसको भी काम मिलता रहा, मुझे भी मिलता रहा। जो साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उनको मैं अभी भी मिलता हूँ, जो कि क्या हाल चाल है, कैसे हैं, दिल में मैं थोड़ी सी गाली भी निकाल देता हूँ कि हाँ मैंने याद है तूने ये किया था, ये सारे का सारा, और मुझे याद है तूने बीच में किया था वगैरह, अगली दफ़ा तू जब आएगा इलेक्शन के लिए तो मैं देखांगा तेनों, नहीं डालूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। जिस बंदे ने किया, मेरा अपना खड़ा किया हुआ एक लड़के ने बीच में ओहदेदार था, उसने जाके ताला लगा दिया, मेरे लिए शर्म का डूब मरने का मकाम था, मेरा नहीं ख्याल था वो इस तरीके से करेगा। अब मैं देखूंगा आइंदा जब वो आता है, गलतियाँ भी हो जाती हैं वगैरह, आई डेंट थिंक ही वॉज लाइक दैट, लेकिन उसने किया कि मोहम्मद भाई गुस्सा आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो किस चीज़ का, उसने शायद मेरा लेक्चर नहीं सुना हुआ था, मुझे उसको ये लेक्चर सुनाना चाहिए था। अब जो कैंडिडेट आएगा ना, अच्छा, अगेंस्ट टाउट्स और सोलिसिटिंग, इंग्लैंड के अंदर सोलिसिटर्स होते हैं, मुंशी को भी अनलाइसेंस्ड है उसको भी आपको हिस्सा नहीं देना, जूनियर्स को और लॉयर्स हु कैन नॉट अपेयर। अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा मसला आ जाता है, जूनियर को मेरे ख्याल में आप अकोमोडेट करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आप देखें ना, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो रूल्स हैं, एक मालियत से ऊपर एक नौयत के सीरियस मुकदमों के अंदर 2 वकील करने, उसको इन्फोर्स नहीं किया जाता, अगर करवाएं तो यंगस्टर्स को वहाँ से पैसे वगैरह मिल सकते हैं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरा जूनियर बीच में साइन वगैरह अगर साइन वगैरह इसके अंदर कर दे, और अगर उसको फ़ीस वगैरह मिल रही है मैं दिलवा भी सकता हूँ। मुफ्त का अगर मैं मुकदमा कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये भी मुमकिनात के अंदर है कि मैं अपने जूनियर को कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में 1-1.5 मुकदमे में किया, अब शायद और करने की ज़रूरत है, कि इसको पैसे दे दीजिए, मैं मुफ्त में कर रहा हूँ, मैं लाखों में चार्ज करता हूँ, इसको 50,000 दे दीजिए और वो कर लेगा, मुफ्त का मुकदमा है। तो आप इस तरीके से भी अपने प्रोफेशन के अंदर दूसरों के लिए भी ज़रिया, वकील है, लाइसेंस होना चाहिए। हाई कोर्ट के लिए आपने सिविल कोर्ट के जूनियर को नहीं करना। सिविल कोर्ट में अगर आप मुकदमा करें जिसके लिए वो काबिल है, कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसके पास अगर लाइसेंस है तो आप उसके साथ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन डू इट। आप गुंजाइश इसके अंदर छोड़ी हुई है लॉ के अंदर, उनको असिस्ट वगैरह करने के लिए। लॉयर जो कि नहीं अपेयर हो सकता, मैं उसको नहीं देता पैसे। अगर वो लेके मेरे पास मुकदमा आ गया और मेरे पास कई बंदे गए हैं कि जी 1/3 हमें दे दीजिएगा, नीचे मैंने किया हुआ, मैं हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो सकता, मोहम्मद भाई आप हो जाए, लेकिन आपने मेरा ख्याल करना है। अगर तो वो हाई कोर्ट का लाइसेंस उसके पास है, मैं उसको, कानून ने मुझे गुंजाइश दी हुई है, मैं उसको कहता हूँ भाई ठीक है, दोनों वकालतनामे कर देंगे। आगे आप जाके पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि वकील आपस में आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं कि जी इस तरह करेंगे। काम वो नॉमिनल सा करता है, या मैं उसको कह देता हूँ अपना हलाल करने के लिए कि यार तू ड्राफ्ट कर ले, या तू डॉक्यूमेंट्स इसके साथ इंडेक्सेस वगैरह बनवा ले, वो मुझे असिस्ट कर देता है और देन ही कैन गो हेड एंड डू इट इस तरीके से, बिकॉज द लॉ अलाउज मी टू डू इट, और उसके पास लाइसेंस है। अदरवाइज अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो पेश नहीं हो सकता, देन आई एम यूजिंग हिम टू बेसिकली अपने पैसे करने के लिए। तो ये डिस्टिंक्शन है, ये अपने जहन के अंदर रखें। जी जी वो अभी उसकी तरफ आते हैं, वो करते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कर सकते हैं और लोगों के साथ, और इट इज़ रीज़नेबल एज वेल। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है या वो वैसे कह रहा है, वो अगर नया है कि जी आप सीनियर मलिक क़य्यूम साहब आप पेश हो जाइए वगैरह, कई केसेस में मैं कहता हूँ कि अब्बा जी को कर लीजिए वगैरह, ये वहाँ यहाँ पे जुडिशल डिस्क्रेशन वाली चीज़ आ रही है, स्टैचर वाली बात है, हमें तो वैसे ही रोन डालेंगे, वो 2.5 मिनट में 1 मिनट भी नहीं सुनेंगे, अब्बा जी को शायद सुन लें और लीव ग्रांट कर दें। सो आई मीन स्टैचर डज मैटर, आपकी टेक्निकल एबिलिटी समटाइम्स मैटर्स एज वेल। इतना मैं नहीं कहूँगा कि चेहरा देख के ही कर लेते हैं, लोगों का बहुत ख्याल है कि सारे का सारा चीज़ चेहरों पे ही चलती है,
आई डोंट थिंक सो। बल्कि कई दफ़ा जज साहिबान को अगर आप सुपरसीड कर रहे हो, एक चीज़ आप ये देख लीजिए, जज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जज अमूमन सुपरसीड करने वालों को नहीं दे, अगर तो वो ऑनेस्ट जज है ना, उसको अपनी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने रिलीफ नहीं दी पिछली तारीख के ऊपर, आप मुझे वकील करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रिलीफ देगा, क्योंकि मार्केट में ये होगा कि मोहम्मद आया तो इसलिए उसको देखे उन्होंने दे दिया मोहम्मद की, तो उसके साथ काफ़ी डन है। और ये सारे का सारा जो ऑनेस्ट जजेस हैं वो इससे नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। बल्कि चंद जज साहिबान तो यहाँ पे रहे हैं कि, और मैंने आई ट्राई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट जब मैं ये था, और इम्पेक्टेबली ऑनेस्ट, और मैंने बहुत पैसे वगैरह छोड़े, लेकिन इबादुर रहमान लोधी साहब यहाँ पे जस्टिस थे, वो तो चुन के रगड़ते थे कि ओहदेदार आया इन्हों चुन के सबसे पहले इसकी बीच में करें, बिकॉज उनको उनकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज़्यादा पकड़, आपका नाम क्या है? कि उसको कहते हैं सेक्रेटरी, आप ये करके वगैरह, ही वुड मेक इट अ पॉइंट टू बेसिकली ये करके, और ठीक है उस वक्त मुझे शायद अच्छा ना लगा, बट ठीक है, कोर्ट का वकार अगर उससे बुलंद होता है 100 बिस्मिल्लाह। और जो ऑनेस्ट जजेस हैं उनकी कंसर्न होती है ये कि सुपरसीड वगैरह वो नहीं अनाउंस करते, बल्कि बेइज्जती करते हैं। आपने दूसरे वाले से साइन करवाया, वकालतनामा जमा करवाया, सुपरसीड मैं नहीं अलाउ करता, आप कैसे आ रहे हैं, ये वगैरह सारे का सारा। और मैंने पिछले अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में किसी को सुपरसीड नहीं किया, बहुत पैसे गिव अप वगैरह भी किए, लेकिन वो इसलिए किया कि बैड ब्लड उसका बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे पता है कि जिसके पास मुझे करना चाह रहे हैं वगैरह, उसने मुझे फिर इवन अदरवाइज रिलीफ नहीं देनी है, और अगर देनी भी हो, मैं क्यों अपने आप को गंदा करूँ। अपील के लिए मेरे पास आ जाना, मैं उनको कहता हूँ कि हाँ सिरे से दोबारा कर लूँगा। तो सुपरसीड नहीं करना, रेफरल फ़ीस नहीं है, जॉइंटली आप मुकदमा कर सकते हैं। आगे आइए जल्दी, हम बहुत आहिस्ता जा रहा हूँ मैं, सॉरी। कितना टाइम रहता भाई? पंचोटा साहब ने भी अभी आ जाना। हाँ हाँ सॉरी, चलो अब स्पीड बढ़ाते हैं। An advocate shall not communicate about a subject or controversy with the party represented by an advocate in the absence or without the consent of advocate. अगर किसी ने वकालतनामा किया हुआ ना, ऑलरेडी किसी ने वकील किया हुआ है, तो ऑपोजिट पार्टी से मैं डायरेक्ट बात नहीं करूँगा, इसमें आपकी प्रोटेक्शन है। ये ऑपोजिट पार्टी से भी, या अगर उसको कहते हैं वकील किया हुआ है, अगर मुकदमा नहीं भी किया हुआ, किसी का वकील है, तो मैं उसको ये नहीं जाके कहूँगा कि यार मैं तेरे लिए करवा देता हूँ, मैं आधी फीस लूँगा। बैड ब्लड को आपके ये एथिक्स में इसीलिए लिखा गया है, और ये एक्स पार्टी कम्युनिकेशन इसीलिए की गई है कि अब आप एक दूसरे के क्लाइंट्स चोरी करने ना शुरू करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके बगैर अगर आपका क्लाइंट ऑलरेडी दूसरी पार्टी से बात करेगा, तो आपकी क्या ज़रूरत है? आपकी फ़ीस वगैरह भी उसने आधी देनी है, तो आपकी फ़ीस ऑपोजिट वकील को दे देगा, ऑपोजिट वकील अपना मुकदमा हार जाएगा। और उसको भी रोकने के लिए ये सारे का सारा रूल मौजूद है। नहीं करना चाहिए, आप बात तक नहीं कर सकते। अगर आपका क्लाइंट है, आपको इंसिस्ट करना चाहिए। मैं हैरान रह गया, मेरे क्लाइंट ने मुझे 1 हफ़्ता पहले कहा, मेरा यार ही है बंदा, कि जी मैं फ़लाँ वकील के साथ मिला हुआ था, तो वो कह रहा था आप अपना केस कमर्शियल जज के पास कर लें, वो करवा देगा, वो उनके दोनों दो जज जानने वाले हैं। मैंने अपने यार को जाके कहा तेरा दिमाग ख़राब है यार, तू जजों को बेचना अब शुरू तूने कि मैंने तो इस तरीके से मोहम्मद भाई नहीं, मैंने कहा तूने मेरे क्लाइंट से बात क्यों की, तेरी क्या इस चीज़ के अंदर क्या ताल्लुक़ है कि जो वो मेरे साथ फ़लाँ मुकदमे के अंदर पेश हो रहा था किसी और अनरिलेटेड के अंदर, तो उसने मेरे से पूछा तो मैंने बता दिया। अपने आप को, मेरी उसके साथ यारी है, मेरी उस लड़के के साथ दोस्ती है, वकील के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर उसका काम ही क्या है बीच में इसके अंदर पकड़ के मेरे क्लाइंट के साथ बात करना। और रेगुलेशन है, ये मिसकॉन्डक्ट है। वो क्योंकि किस चीज़ के लिए किसी के लिए बात करे, या आप किस तरीके से मेरा क्लाइंट उससे जाके कि यार देखो मेरा मुकदमा तेज़ नहीं चल रहा, हाँ जी मैं तेज़ करवा दूंगा, आप मेरे से बात करें। व्हाट बिजनेस डज यू डू? ना फाइल पड़ी है, ना मुकदमा देखा, ना जज का उसको पता है, ना कोई ये है, मेरा काम किस तरीके से वो चोरी कर सकता है? उस पर पकड़ के मैं बेइज्जती करूँगा, वो मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में आता है। और आपको ये नहीं करना चाहिए। जब आप काम वगैरह ले रहे होंगे, छड्डो जी मैं करा देना, कोई मसला नहीं। सुपरसीड, ये सुपरसीड वाले नुक्ता के अंदर की तरफ भी ये जाता है कि आपको नहीं करना चाहिए। आगे आ जाए। एक्सपर्ट एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट। ये तो है क्लाइंट से आप बात नहीं करेंगे, जज से भी आप बात नहीं करेंगे जब तक दूसरा वकील कोर्ट में मौजूद नहीं होगा। ओपन कोर्ट के अंदर, सॉरी ओपन कोर्ट में, सिविल कोर्ट के अंदर होता है कि जी वो पहला वाला वकील बहस करके चला गया, वो अब आप बहस कर लें, वो ये रूल अलाउ करता है।
लेकिन इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अपॉन द मेरिट्स ऑफ अ कंटेस्टेड मैटर, या ओपन कोर्ट में अगर नहीं गुफ्तगू होगी तो आप जुडिशल ऑफिसर से बात नहीं करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एक्स पार्टी कम्युनिकेशन। अमेरिका में इस पर लाइसेंस ख़त्म हो जाता है कि आपने जज से बात किस तरीके से की। जज से आप सोशली भी बात नहीं करेंगे अपने मुकदमे के बारे में, और दूसरे वकील के ना होते हुए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि आप जज का जहन चेंज कर रहे होते हैं, जज को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी एंज नहीं एंज, जबकि दूसरी पार्टी को पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ के ऊपर चल रहा है। तो इंसाफ का तकाजा है कि बराबर हो, तो ये चीज़ भी आपके इसके अंदर लिखा हुआ आप नहीं कर सकते। आगे आ जाएं। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन आर्ग्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप रिटन आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं कि नहीं जज को वैसे, या जज को वैसे खाता आपका क्लाइंट वगैरह लिख सकता है कि नहीं जी सर मुझे इंसाफ का तकाजा है, ये वगैरह नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ इस तरह कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी को उसकी कॉपी आपके लिए देना लाजमी है। दूसरी पार्टी को आगाह होना चाहिए ताकि वो उसका तोड़ आगे से कर सके, उसका जवाब दे सके। आगे आ जाए, क्लाइंट्स प्रॉफर ऑफ असिस्टेंस ऑफ हाँ ये कह रहे हैं क्लाइंट अगर ऑफर करता ना कि और आप जो कह रहे थे कि और वकील हो सकते हैं साथ के, नहीं, आपके साथ आप और वकील कर सकते हैं रिगार्डेड एज एविडेंस ऑफ, और आपको उसके ऊपर नाराज़ नहीं होना चाहिए। लॉ अलाउ करता है, उसके पास हक है कि क्लाइंट की मुकम्मल मर्जी है कि वो 2 वकील कर ले या 3 वकील कर ले। मैं फिर भी कहता हूँ कि यार ये अच्छा नहीं लगता कि पेश आप मुझे करवा रहे हैं लेकिन आप ओहदेदार को कर लें, क्योंकि मेरी अपनी रेपुटेशन मैटर करती है। हाँ क्लाइंट के पास हक है, मगर मेरे पास हाँ या ना करने का भी अलहदा हक है। वो आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा, मुकदमा मैं वापस कर लेता हूँ, मुझे मेरी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप भी थोड़ी बहुत आगे देख लेंगे कि सवाल हाँ या ना करना वो आपकी मर्ज़ी है मुकदमा करने के लिए, लेकिन उसका हक होगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं करने देता अपने साथ किसी और को। अगर वो मुझे असिस्ट वगैरह नहीं कर रहा, या आपको मैं कह रहा हूँ कई जगह के ऊपर होता है कि जी काम के अंदर उसकी रोज़ी रोटी वगैरह कमाई भी हो जाए, लेकिन अगर मुझे वो लगता है कि किसी और वजह से, जज की रिश्तेदारी की वजह से प्रेशर डालने के लिए कर रहा, तो मैं कहता हूँ सर वो बहुत काबिल बंदा, उसी से करवाइए। या अगर कर मैं रहा हूँ और साथ SM जफ़र साहब का वकालतनामा दिया जा रहा है सीनियर का, मैं कहता हूँ जी वो बहुत सीनियर है, आप उनको ही कर लेने दें। तो आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं, हर मुकदमे को आप जांचें हाँ करने से पहले, क्योंकि उसके बाद आपके हाथ बंद जाने, उसके बाद वकील ने आके कहना है कि जी वकील कह रहा हूँ सॉरी क्लाइंट ने आके कहना है, आप क्लाइंट को 172 दफ़ा भी कह देना कि जी भाई मेरी जज से कोई ताल्लुकदारी नहीं है, मैं नहीं हो रहा, जीत हार सकते हैं, कमज़ोर केस है। क्लाइंट ने आके कहना है कि जी मरवा देता है, तो तुसी क्या सी कि जी पैसे वापस करो। मैं लिखवाता रहा हूँ क्लाइंट से कि जी मैं कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई नहीं है, क्लाइंट फिर भी आके कहता तो आपके ख्याल में हमने इतनी ज़्यादा फीस आपको भी 5 लाख रुपए क्यों दिए थे, आप शरीफुद्दीन फीस ज़्यादा हैं। मैं लिटरली आई एम टेलिंग यू यहाँ पे कि आई हैव इवन डेल्ट विद क्लाइंट जो कि पैसे वापस मांगने आ जाते। मैंने कहा भाई मैंने आपको लिख के किया था, मैं तो अब लिख के रिटर्न ओपिनियन देता हूँ पहले कि लो चांसेस ऑफ सक्सेस, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। हर ब्रीफ की अपनी पावर होती है, लेकिन क्लाइंट को होता है। मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट की पड़ी हुई है, अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे उससे मिलूँगा, वो कहता है मेरा 100% केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए, मोहम्मद को अब मुझे एंगेज करना। मैं कहा भाई 100% केस आपका नीचे से हारा हुआ हाई कोर्ट से। जी जी ठीक है। अच्छा ये देखो इश्यूज़ के अंदर ये है, कनाडा से पार्लियामेंटेरियन आ रही हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे यहाँ पे, यूर द ब्राइटेस्ट। बट अच्छा ये देखो पता मैं आपको ये रहा हूँ कि क्लाइंट को अपना काम चाहिए, आपने अपना दामन बचाना है। वो आपको क्लाइंट्स भी दबा के रोन देते हैं, ऐसे आपको बड़े प्रोफेशनल मिलते हैं वगैरह जो आपके मीठे मीठे मुंह के ऊपर होते हैं। रिलीफ नहीं मिलती तो कहते हैं पैसे वापस करो, वरना मैं ये कर दूंगा, वरना मैं जाके कंप्लेंट जमा करवा दूंगा। क्लाइंट आपका एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल, दे आर नॉट गोइंग टू बी योर दोस्त, उनको अपने मतलब से मतलब है। और फिर कह रहा हूँ कि बंदा 2 कोर्ट 3 कोर्टों से हारा होता है, कहता है मेरा 100% केस है। आप कहते हैं नहीं 100% केस हम शॉर्ट ले रहे हैं, ये करके जब हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बेइज्जती करके चुप के मारता, कहता है कि तू तो वकील ही माठा है, मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट जमा कराऊंगा। यू हैव टू, और बात ये कंप्लेंट खारिज हो जाती है और 3 दफ़ा हारा हुआ है। बट क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी आपको मैनेज करना चाहिए, उसमें सहूलत होती है लेकिन फिर भी नहीं होती।
तो ऐसे केसेस वगैरह के अंदर मैं कहता हूँ यार नहीं यार, मैं फिर आप ऐसा करेंगे किसी और से ही करवा लीजिए, करना पड़ता है क्योंकि आपको नज़र आना होता है। और जैसे जैसे आप प्रोफेशन में आगे जाएंगे ना, आपको पता चलेगा, कई दफ़ा क्लाइंट्स ही आपकी चीखें निकलवा देते हैं। मेरे पास एक मुकदमा आया कि जी हाई कोर्ट ने ऑक्शन के अंदर माँ का घर बाप की कब्र भी बेच डाली थी। वो रीगल सिरामिक्स है गुजरांवाले के रास्ते के अंदर, बहुत बड़ी मेन रोड के ऊपर, आई थिंक जीटी रोड के ऊपर आती है, सब कुछ बेच डाला। मेरे पास दूसरे वकील साहब आए कि जी अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं इसमें से अपना विड्रॉ वगैरह कर रहा हूँ। ये ओहदेदारी वाले ज़माने से पहले की बात है कि मोहम्मद तुम पेश हो जाओ, इसके अंदर मैं कोर्ट में अंडरटेकिंग दे चुका हूँ कि मैं और टाइम नहीं मांगूंगा, तुम इसमें हो। तो इसमें इनको सिर्फ 2 महीने चाहिए कि माँ घर अपना शिफ्ट कर सके। वो मुकदमा मैंने 18 साल चलाया, 18 साल तक मैं खींचता रहा ये सारे का सारा, और तकरीबन जीत गया, एंड में मैं हार गया। मेरे पास आए थे कि 2 महीने देने हैं, मुझे घर खाली कर देंगे। क्लाइंट आके मैंने कि तुसी मरवा देता है। 18 साल भाई, लिटरली आई एम टेलिंग यू, दैट वाज माय, अगर आप मेरे से पूछें, दैट वाज प्रॉब्ली माय बिगेस्ट अचीवमेंट। बट द क्लाइंट एंड ही केम टू मी फॉर 2 months कि जी मेरा ये हो जाएगा। माँ भी मर गई, माँ भी वहाँ पे दफन हो गई, 10 साल से वो वहाँ पे सारी की सारी थी। एंड में क्लाइंट कहता है कि जी बस, और मुझे 18 साल पहले फीस दी थी, उसके बाद मैं, और मुझे भी, मैं भी पागल हूँ, बीच में कबर उसके अंदर दी। 18 साल तक मैं लड़ता रहा, 100 से ज़्यादा मैंने उसके अंदर हाजिरियाँ दी, फीस कब की हो चुकी हुई थी वगैरह। बट क्लाइंट ये चीज़ें नहीं देखता, और आपको करना होगा। उसने जाके 15 और जगह के ऊपर उसने बक की होगी कि जी मोहम्मद ने ये कर दिया, मोहम्मद ने वो कर दिया, इस तरीके से। जज ने खारिज तो करना ही था अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे। तो खैर ये चीज़ें आप देख लीजिए, आगे देख लें। शुड डिक्लाइन, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई वकील वगैरह के इसके अंदर आप आ रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी सी सुपरसीड की इजाज़त आती है, लाजमी है कि आप उसके अंदर पहले वाले वकील की फ़ीस पूरी हो। आपकी ड्यूटी है, आप इंश्योर करेंगे कि उसको पूरे पैसे मिल गए हैं कि नहीं। अच्छे जजेस रिक्वायर करते हैं कि वकालतनामे के ऊपर NOC के ऊपर साइन करवाएं। मैंने आपके सामने कहा कि मैं किसी को सुपरसीड नहीं करता, खैर ये सुपरसीड तो नहीं है। एक केस के अंदर अलबत्ता भी मैंने चंद दिन पहले ही वकालतनामा दिया है, वो हामिद शबीर आज़र साहब उसके अंदर लॉ ऑफिसर बन गए, वकील ख़त्म हो गए। वो ये ज़ाती मुकदमे अब नहीं कर सकते, तो उनको वकील चाहिए था, तो उन्होंने किया। लेकिन उसमें मैंने हामिद भाई से पहले पूछा कि आपकी फ़ीस पूरी हो गई है, और अगर फ़ीस पूरी हो गई है तो मैं आपको वकालतनामा भेज रहा हूँ, आप मेहरबानी करके साइन कर दें। उन्होंने साइन किया और फिर मैंने कोर्ट में जमा करवाया। ऐसी गुंजाइश वगैरह आपको फिर भी मिल जाती। दिस इज़ नॉट सुपरसीडिंग, बिकॉज वकील अब अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक मैं वो ये नहीं करता कि जी वो आपको NOC दे देगा, या वो वकील साहब आपको, उनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम उनको कह देंगे वो छोड़ देंगे। वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे वो ओहदा उनको मिल गया, या एलिवेट हो गया, या फौत हो गया, या बीमार हो गया, वहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में इस प्रोफेशन के अंदर गुंजाइश है कि आप सुपरसीड कर लें। चला नहीं जा रहा, या बहुत बुज़ुर्ग हैं, मैं वो भी नहीं अमूमन करता। बट मैंने कहा कि आपके साथ ये एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि कहाँ पे आपको बढ़ना चाहिए। लॉ तो आपको काफ़ी खुली छूट वगैरह देता करने के अंदर है, बट मैं आपको कहता हूँ कि ना करें। आप एसोसिएट कर सकते हैं, सुपरसीड नहीं कर सकते। अर्लियर काउंसिल्स के पैसे आपने करने हैं, क्योंकि बैड ब्लड होता है कि वो जी फ़ीस मोहम्मद की वजह नाल मेरी मारी गई, आधे पैसे इन्होंने देने थे। कई दफ़ा मुझे आके कह देता कि फ़ीस दो, तेरी वजह से नाल है, तू मेरा क्लाइंट चोरी करके ये कर। खैर मैं तो आई डोंट डू इट, बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि दे कैन टर्न अराउंड एंड से टू यू कि जी पैसे दो, तुम्हारी वजह से मारा गया। तो लाजमी है कि अगर आप सुपरसीड कर रहे हैं कि वकालतनामे पे आप करवाएं। Regards to other advocates, clients not advocates are the litigants। आप नहीं, आपका ज़ाती मुकदमा नहीं है, और अमूमन ज़ाती मुकदमे करने भी नहीं चाहिए, मसला पड़ता है, अज़ाब होता है बहुत। Whatever may be the ill feeling existing between the clients, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and demeanor towards each other or towards the parties in the case। दोनों की अगर आपस में लड़ाई है, बहुत है, तो आप उनके नौकर नहीं है कि बीच में दो को सोना आपकी तरफ से भी। आप बंदर भी नहीं है कि जो डुगडुगी क्लाइंट बजाए तो आप वहाँ पे परफॉर्म करना शुरू कर दें, गाली कलाबाजियाँ मारनी शुरू कर दें, उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दें, और आप खुद पार्टी बन जाएं। अगर आप खुद पार्टी बनेंगे तो दो को सोना उसने भी आपको मारना है, फिर वो जस्टिफाइड है।
हाँ ये भी आप कर लें कि आपको ये नहीं दूसरी दिखाना चाहिए, अपने क्लाइंट का आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए कि जी उमर शरीफ साहब के साथ मैं बैठ के गप्पे लगा रहा हूँ, हाँ 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 उमर शरीफ साहब ये क्या है, मुकदमा एंड में मैं हार गया, उन्होंने कहा उमर शरीफ के नाल मिल गया सी। क्लाइंट के सामने आपने यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, और अपने आप बारे में ये भी देखें, कई दफ़ा क्लाइंट भी ये कहते हैं तू अंदर नाल हंस क्यों रहा सी, ये क्या आपस में खुसर खुसर कर रहे थे, ये क्या है, उसने वो मैंने सुना कि आप उनके साथ मिल गए थे। उमर से आप अपनी व्हाट्सएप तो चेक कराइए। एक क्लाइंट ने एक्चुअली लिटरली मुझे ये कहा है कि जी वो ये है इसलिए आप नहीं कर रहे क्योंकि आप उमर शरीफ साहब को एडजर्नमेंट इसलिए लेने देते हैं, वापडा का जज है वहाँ पे नीचे सिविल कोर्ट में, वो वैसे ही एडजर्न कर देता है वापडा के काउंसिल वगैरह के, कि जी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके दोस्त है इसलिए आपका प्रोसीड नहीं हो रहा। वो क्लाइंट ने तो हर चीज़ आपको आगे से बोल ली है। मैं जाके लड़ता हूँ उमर शरीफ की भी मैं बेइज्जती करता हूँ कि मैंने चक्कर लगवा के तूने मरवा दिया, बट क्लाइंट का पर्सपेक्टिव ज़रूर करें। आपने उसके लिए बंदर के तौर के ऊपर परफॉर्म नहीं करना, कलाबाजियाँ नहीं लगानी और दुश्मनियाँ नहीं पालनी, क्योंकि अगर आपके पास 15 मुकदमे हैं तो 15 दुश्मन ना कहीं पाल लें, ये 20 दुश्मन ना पाल लें, आपको ज़िंदगी में और वैसे ही काफ़ी दुश्मन बीच में मिल जाने, और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल बैलेंस होके काम करें। क्लाइंट को भी आपने खुश करना है, मगर इतना भी खुश नहीं करना कि आपकी अपनी डिग्निटी और आप खुश करते करते अपने जानी दुश्मन बना लें अपने साथ, इसकी वजह से मैं हारा हूँ। ये लिखा हुआ है और अच्छा एक चीज़ लिखा हुआ है कि ऑल पर्सनल क्लासेस बिटवीन एडवोकेट शुड बी स्क्रूपलसली एडवाइज इन द ट्रायल ऑफ अ कॉज इट इज़ इनडिसेंट टू अलूड टू पर्सनल हिस्ट्री ऑफ personal peculiarities or idiosyncrasies of advocates appearing in the other side। दूसरे वकील के ऊपर भी जुमले ना कसें, उसकी नकल ना उतारें। आपका वो भाई वकील है, अगर वो खांसता है या उसका कोई अंदाज़ है या बोलने का है, ये डॉक्टर बासित साहब हैं वो बैनुस्सतूर कह रहे हैं, मोई लोड बैनुस्सतूर अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, या कोई इस तरीके से। मैंने कई सीनियर्स को देखा है कि वो शॉट मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि वो कॉमेडियन है वहाँ पे करके, जजेस को अच्छा नहीं लगता, जजेस उनको कहते रहें कि जी नुक्ते के ऊपर आइए, वो होता है। ये पता नहीं किस वजह से लड़ाइयाँ वगैरह आपस में करते रहते, मत करें दोस्तों के साथ। डिवीजन नो डिवीजन ऑफ फी विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज प्रॉपर एक्सेप्ट फॉर अनदर एडवोकेट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एज एक्सप्रेस्ड इन एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड एडवोकेट्स। अग्रीमेंट रिटर्न नहीं लिखा हुआ। अगर आप, और फिर कह रहा हूँ, उस बंदे से पहले आप अब मेहरबानी करके वकील के साथ सेटल करें कि इतने मैं आपके साथ पैसे करूंगा। ये भी मैंने देखे हैं कि जी रेट तो 1/3 होता है मार्केट के अंदर, पैसे दें आप, और आपने ये करना है। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो कि मुकर जाते हैं। मेरे एसोसिएट्स के आके कि जी हमारी इनके साथ हुई थी कि इतने पैसे देंगे, ये अब ये आपके एसोसिएट जो है मोहम्मद भाई, वो कहते हैं कि भाग जाओ, मैंने इतने ही पैसे देने हैं, मैंने देने ही नहीं, भाग जाओ। तो बैड ब्लड होता है, आपकी शिकायतें लगती हैं, और एंड में जब 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस तरीके की कंप्लेंट आई, मैंने कहा एसोसिएट साहब लगता है कि आप बहुत बड़े वकील हो गए, तो अब आप जाइए अपनी वकालत खुद ही कर लीजिए, अपना अलहदा चैम्बर बना लीजिए। होता है, क्योंकि मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि उसकी वजह से रोज़ झकझक मेरे सर के ऊपर हो रही है कि जी पैसे खा गया मेरा। ये जो है ये फिर आपको ऑनर करना पड़ता है, बी क्लियर अबाउट दैट। कई दोस्त ऐसे भी आपको मिलेंगे, उस क्लाइंट से कोई 15 आपको और केसेस मिलेंगे, कहते हैं उसमें भी फिर मुझे काट दो। मुआहदा सिर्फ इसके लिए हुआ था, इसके लिए हो गया। अगर वो मैंने मुकदमा जीत गया तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि वो आके फिर मेरे गले पड़ता, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मेरी काबिलियत पे अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरी एक दो दोस्तियाँ ख़राब हुई हैं इसके ऊपर पैसों के लिए। जो कई आपको भूखे वकील भी, आपको दोस्त वगैरह भी इस तरीके के मिलेंगे जो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो तो आके लिटरली कहते हैं कि क्लाइंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, हमें पैसे दो। किस चीज़ के लिए भाई? मुकदमा किया नहीं आपने, ताल्लुक आपका है नहीं। एक हद तक आपको मैंने 7 वकालतनामे पे करके एक मुकदमे में कर लिया, और मैं सारी उम्र वास्ते तो नहीं था नो अडॉप्ट कर लेता। और इस तरीके से और कई दफ़ा होता है, वो क्लाइंट से अलहदा पैसे उन्होंने पहले पकड़े होते हैं, आपकी फ़ीस के अंदर से भी शेयर आपसे भी ले लेते हैं, और ये भी कर लेते हैं, और वगैरह सारे के सारे इस तरीके की बहुत आपको गेमें वगैरह यहाँ पे नज़र आएंगी। कई दोस्त अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनली हैं ही इस तरीके से, एक ज़िंदगी में मुकदमा वगैरह नहीं करते, और उनसे फिर मैं कहता हूँ कि जी यार बहुत हो गई बस वो, बट आपको ट्रायल के बाद ही पता चलता है
उनके साथ आजमा कर ही पता चलता है। आप उनके साथ कर रहे होते हैं कि जी हाँ ठीक है इसकी भी रोज़ी रोटी लग जाएगी, वो पीछे ही पै जाता फिर वहाँ पे आपको शायद कई दफ़ा करना पड़ता। तो आपसे मैं ये खुल के इसलिए चीज़ें कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने खुद होती हुई देखी है और ख़ुद मैं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। आगे चलें, फ़ीस डिवाइडेड बाय एग्रीमेंट होनी चाहिए। Subject to the precedence of Attorney General and the Advocate General as established by the constitutional usage in practice। Constitution में लिखा है AG Advocate General Attorney General को कोर्ट सबसे पहले करेगी। It is the duty of the advocate to maintain and uphold the order of precedence in accordance with the role of the advocates in the bar। Seniors का हक है कि उनको पहले सुना जाए unless वो कहते हैं कि मोहम्मद तू पहले आगे कर ले। रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, आपको छलांगे मारने की नहीं ज़रूरत कि मैं करूँगा, मैंने बड़ी तैयारी वगैरह की हुई है। आपने ओथ लिया हुआ है कि आप इसके तहत करेंगे। वो इसलिए है कि बैड फीलिंग्स वगैरह, आपको बेशुमार चीज़ें वगैरह मुकदमे के बारे में उमूमन अगर सीनियर है और कॉम्पिटेंट है, उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, उसको पता है कि इस तरीके से ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, इससे मुकदमा ठीक हो सकता है, इससे मुकदमा ख़राब हो सकता है, ये जज इस पे चलता है, ये करता है। एक वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। माना कि हाँ है एट द, मैं अगर एतजाज़ साहब के अगेंस्ट पेश हो रहा हूँ, मेरे से बहुत सीनियर है, लेकिन मेरा ईगो यही होगा कि मैं चित कर देना है। मैं अगर मैं वकील ही नहीं हूँ, अगर मैं ये समझता हूँ कि एतजाज़ साहब मेरे सीनियर हैं, सीनियर कोई नहीं है, मगर इसके मुताबिक जब आप एक ही साइड के ऊपर जा रहे हैं, एक ही साइड से हैं, तो आप अपने सीनियर को पहले ट्राई कर लेने दें। अनलेस ऑफ कोर्स उससे आप बात कर लेंगे जी मुझे पहले कर लेने दें, और ही अग्रीज टू दिस फैक्ट के कर लें। सो आपके रेगुलेशन में ये लिखा हो, जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल ऑफ सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। द लेटर आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉट ओनली कर्टियस बट ऑल्सो हेल्पफुल टू द जूनियर्स यंगर ब्रदर। ये भाईचारा है, यंगर जूनियर और सीनियर्स का बीच में आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ा तमगा होता है कि मैं ओहदेदार हो के कोई सीनियर आए तो मैं उठ के कुर्सी उनको दे देता हूँ। सारे लोग देखते हैं कि मोहम्मद तमीज़दार है, मोहम्मद झुक के सलाम करता है, और मोहम्मद हर बंदे को देता चाहे दूसरे धड़े का हो। आमिद खान साहब हों तो मैं बैठा नहीं रहूँगा, उनका कोई सदर वगैरह हो मैं बैठा नहीं रहूँगा। धड़ेबाजी वगैरह कोई नहीं है। बाय द वे यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि जी वो साड़ा लीडर रहेगा तो ज़रूर है, वो दूसरी पार्टी का होगा तो मैं नहीं दूंगा। वो अगर मेरे से सीनियर है, अगर मेरी उससे नहीं भी बनती, इलेक्शन में मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था मियाँ असगर अली, मेरा सीनियर है, मांडवी वाला जफ़र में हमने किया था, मैंने उनको सेक्रेटरी का इलेक्शन उनके अगेंस्ट किया था। मैं अभी भी असगर को अपनी कुर्सी देता हूँ, मेरा यार है, मेरे से नाराज़ भी है, मैंने उसको इलेक्शन में बीच में हराया था करके वगैरह। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप पे ऑब्लिगेशन है सीनियर को रिस्पेक्ट देना। अब सीनियर आगे से आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, नाराज़ है, गुस्सा है, वैसे सड़ा हुआ मूड है या वैसे कोई अच्छा नहीं है, आपने अपने हिस्से से आपकी जो ऑब्लिगेशन आप कर दीजिए, वो जाने उसका दीन मान जाने, ये है। बट आप जब कर रहे होंगे ऑडियंस के सामने, उसको आप एक्चुअली रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, तो जज भी नोट कर रहा होगा कि तमीज़दार है, मेरे लिए नरमी होगी। ये सारी परफॉर्मेंसेस आप और लोगों के लिए कर रहे होते हैं जब आपकी कर्टेसी होती है। मेरे लिए बहुत बड़ा तमगा है कि जब उसको कहते हैं, चंद दिन पहले शायद बिलाल हसन साहब ने मुझे ये कहा कि इससे ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा या इससे ज़्यादा ओहदेदारों के अंदर से मेहनत करने वाला या दिल से काम करने वाला बंदा नहीं है। दूसरी पार्टी शॉट वगैरह मारी थी, जज ने उठ के मुझे किया क्योंकि उसने मुझे करते हुए देखा है। कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि इसने इस तरीके से ये किया है। और ये सारे का सारा एक मुकदमे के अंदर थोड़ा सा पारा वगैरह चढ़ रहा था और वो पर्सनल हो रहा था काफ़ी, वकील वगैरह। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी रेपुटेशन, ये चीज़ें आप इसलिए एक अव्वल तो इसलिए करेंगे, सीनियर है, उसने इतना प्रोफेशन में इतना किया है, भाईचारा है, बट उसका आपको फ़ायदा एक्चुअली होता है। तमीज़दार होने का आपको एक्चुअली फ़ायदा होता है, आपको एक्चुअली उसकी वजह से रिलीफ मिलती है। तुसी अगर यंगस्टर है गए तो आप वहाँ पे कुर्सी के ऊपर बीच में बैठे हुए हैं, बाबे की कमर गिट्टे के अंदर तकलीफ़ है या बदतमीज़ है, बाबा कहीं है सीनियर, मैं फिर भी कुर्सी दे देता हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है। और जज के सामने वो है, उसको दिया हुआ, तो वो देखते हैं कि जो मेंबर साहब खड़े हुए हैं वगैरह, तो बड़ा अच्छा है, मोहम्मद डाउन टू अर्थ है। आपकी मार्केटिंग में हेल्प होती है। मैं आपको वैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने दिल से भी एक्चुअली ये सारी की सारी चीज़ करता हूँ, बट फ़ायदा आपको है। आप ये सारी ईमानदारी का आपको फ़ायदा है, रिस्पेक्टफुल होने का फ़ायदा है, बदतमीज़ी का फ़ायदा हो ही नहीं सकता। बिकॉज ये चीज़ मेरे से ये भी लिखवा लें,
फैसला जज ने अंदर चेंबर में जाके लिखना है, कलम आप उसका नहीं रोक सकते। इम्प्रेशन उसके जहन के अंदर आपका अच्छा बुरा ये होना है, आपने बीच में ये करके आपका ख्याल है आप अकड़ के साथ उससे ले लेंगे, एक जज से या दो से ले लेंगे, बदतमीज़ी करके वो कर लेंगे। कई बंदों का ब्रांड है बदतमीज़ी करना, इसलिए वो भी बिकता है कभी कभार। मैं नाम नहीं लेना चाहता यार, चंद हैं बीच में अब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, अल्लाह अगर के रहमत करे, जिनसे लोग जज भी डरते थे, लेकिन वो एक या दो ही हैं। तो आप अपना ब्रांड बनाएं, कॉम्पिटेंस, बदतमीज़ी का ना बनाएं। आगे है बिकॉज अब जूनियर्स ये कहते हैं जी सीनियर हमारा हक मार लेते हैं, चेहरे आते हैं या हमारे साथ जाती होती है, वो हमें ये नहीं करते। यार वो सीनियर है, कर लो, वो अपना हिस्सा नहीं कर रहा, आपको नहीं गाइड कर रहा, या आपका हक मारा, सो व्हाट, आपने उसको फिर भी क्या उसको चपेट मारनी है, कर लेने दो। नज़र आ रहा है कोर्ट को, अगर नज़र आ रहा है कोर्ट कहेगा कि यार ए सीनियर किस किस्म का मुंडे ने मेहनत की थी, ये नो करो। कई जजेस करते हैं oblige. Where more than one advocate is engaged by any side in the right of senior member to lead the case, junior member should assist him unless the senior so wants. आपका जो क्वेश्चन था, सीनियर आपको कह सकता है, शुमार केसेस में एतज़ाज़ साहब वगैरह या कोई SM जफ़र साहब ने अगर फॉर एग्जांपल तैयारी नहीं की हुई, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे पे करते रहे, वो कहते हैं मोहम्मद कर लो, तुम कर लो, तुमने बेहतर की हुई, या तुमने नीचे मुकदमा किया हुआ है सारे का सारा, ऊपर लेवल के ऊपर कई दफ़ा हो जाता है, कर लें, वहाँ पे आपको शाइन करने का और कोशिश करो। वो अगर इजाज़त दे, वकील वही चाहता है भाई जो काम करता है, आपके लिए आसान है, फ़ीस मिल गई हुई ना करें वगैरह, बट आपने अगर इब्तिदा के अंदर वकालत सीखनी है तो करो ज़रूर। कहो कि जनाब मैं भी आर्ग्यू करना चाहता हूँ, 2 जुमले कहना चाहता हूँ, ऐ ना कहो कि जी मैं अडॉप्ट करता हूँ उसके आर्ग्यूमेंट्स, उन्होंने ये कह दिए। ज़ुबान की गिरा तब खुलेगी, कुछ कहोगे तो जज को याद रहेगा कि यार ए मुंडे ने नुक्ता वगैरह निकाला था, और इसी तरीके से रिलीफ मिलनी आइंदा होती है। मेहनत करने का ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी बहस करने की कभी ना छोड़ो, सवाल ही नहीं पैदा होता। हार जाओ, जो मर्जी हो जाए, जिस तरीके से अगर आपके सीनियर ने आपको अलाउ किया हुआ और दूसरा वकील आपको ये कह रहा है, तो कोशिश करो फैल जाओ, छा जाओ, ये कर जाओ वगैरह, और अच्छी बात है। आगे आ जाए जी जल्दी। क्लाइंट के साथ क्या कॉन्डक्ट है? मोस्ट ऑफ द डिसऑनेस्ट लॉयर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डिसऑनेस्ट क्लाइंट्स, द डिमांड क्रिएट्स द सप्लाई। बेशुमार वकीलों को करप्ट उनके क्लाइंट्स ही करते हैं, वो आपको नहीं होना चाहिए, मगर उसको कहते हैं क्लाइंट को काम से मकसद है, उनका काम करने के लिए, और आपका जितना मर्जी रिश्तेदार वगैरह हो, आप मुफ्त वाले क्लाइंट से बचा करो यार। सबसे ज़्यादा तंग भी वही करता है, फीस भी नहीं दी होती, रिश्तेदार का नाम में मुफ्त में करना होता नहीं है, मोहम्मद पेश होना, मैं 10-10 साल तक पेश हो रहा हूँ बंदों के लिए, मुंशी तक को पैसे नहीं देते, उनसे बदतमीज़ी करते हैं कि हैं मोहम्मद तो मैंने पैसे नहीं चार्ज कर रहा वगैरह, मुंशी को पैसे दिलवाओ, खर्चा हमेशा पूरा करो। कभी कोई आप अपनी कीमत नहीं लगाओगे तो वो बंदा विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। मुफ्त वकील को जूती की नोक के ऊपर रखते हैं, ख़ानदान के वकील को जूती की नोक के ऊपर रखते हैं। एक्सक्यूज़ बना के या तो साइड के ऊपर करो, खर्चे अपने साथ वाले बंदों को दिलवाओ। पैसे दिलवाने ज़रूरी हैं, तब ही क्लाइंट की वैल्यू होगी इसके अंदर वगैरह करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुफ्त क्लाइंट से भी बीच में बच के रहिए। Advocate shall not acquire an interest adverse to the client in the property or interest involved in the case. डन बेसिस नहीं हो सकती, कंटिजेंट फ़ी नहीं हो सकती कि 30% मेरे जीत गए अगर तो था एक प्लॉट मेरा 3 प्लॉट तेरे। होता है, मुझे बीबी ने कॉल करके कहा कि और ये रोज़ की मामला आता है। 2 हफ्ते पहले मुझे उसने कॉल करके कहा कि जी प्रॉपर्टी मिल गई तो उसमें से इतने पैसे मैं फ़ीस आपको नहीं दे सकती। नो, देन यू हैव एन इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द। दूसरी पार्टी को जब पता चलेगा, कहेगा कि ऐसे हिस्सेदार हो गया हुआ इसको, तो आपको गोली मारेगा। आपके नाम के ऊपर अल्टीमेटली प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र होगी तो आपने फिर किया है, आपने फिर ज़ाती किया है, और जो वो दुश्मनी है आप पे ट्रांसफ़र हो गई, आपने तो कोर्ट में उसको उड़वा दिया। प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट मत लीजिए, इसको कहते हैं फ़ीस चार्ज कीजिए, फ़ीस भी प्रिंसिपल्स के मुताबिक चार्ज कीजिए। ये जब आप लाइंस क्रॉस करनी शुरू कर देते हैं, बेशुमार लोग करते हैं, फिर आपको मसला पड़ता है। वो आपको आगे मैं भी पढ़ा
पढ़ाता हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आपने इंटरेस्ट नहीं लेना, और इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। कैन यू, बिकॉज इनकी वर्डिंग में ये वाली 140, एंड शैल नॉट अक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी। मगर एडवर्स का मतलब है कि उसके हक के खिलाफ। क्या इसका मतलब है अगर क्लाइंट मुझे दे रहा है, एक प्लॉट मुझे दे रहा है और हम दोनों मिलके जीत जाते हैं, वो यहाँ पे अलाउड है कि नहीं? वर्डिंग इसकी सही नहीं है। मैथ कम अज़ कम अगर आपने लाइन निकालनी हो कि किस तरीके से है कि जी सारे ने मिल के ही कीता सी, इस वास्ते मैंने प्लॉट मिल रहा था, तो थोड़ी बहुत इसमें गुंजाइश है। मगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ता हूँ कि अब चूँकि वो प्लॉट दे रहा है आपको, 3 प्लॉट्स में से एक प्लॉट आपको दे रहा है, तो ही इज़ एक्टिंग एडवर्स टू हिमसेल्फ, कि अपने उस चीज़ के अंदर से एक हिस्सा, एक टुकड़ा आपको दे रहा है, तो ये इट इज़ एडवर्स टू हिज इंटरेस्ट। बट ये जो अल्फाज वगैरह है, इसमें बहुत ग्रे एरिया, इसमें अभाम है। ऑलवेज सपोर्ट द क्लाइंट्स इंटरेस्ट टू द फुलेस्ट, मे नॉट ऑब्टेन, आप नहीं ले सकते क्या अंदर। अच्छा, आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं क्लाइंट से, और छो जी क्लाइंट है पावर मैनू इररिवोकेबल पावर अटर्नी मुझे दे दे, बहुत करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है कब्ज़ा वगैरह मुझे दे दीजिए, अगे मैं चलावांगा, तुसी जाओ है पैसे लो साइड दे होते हो। वो आप आगे अभी इसके अंदर देखेंगे कि कोर्ट ऑक्शन का भी बीच में जिक्र आएगा, उसके अंदर ये करने के लिए कोर्ट अगर अलाउ कर दे, उसको कहो कि एप्लीकेशन दे दो ना कोर्ट में, आसान तरीका है। उसको कहो कि यार ये मुझे रूल्स में अलाउ नहीं करता, तू एप्लीकेशन दे दे, कोर्ट को बता दे, कोर्ट अगर अलाउ कर दे तो 100 बिस्मिल्लाह। ऑक्शनर नहीं ले सकता भाई, वकील तो वैसे प्रॉपर्टी भी ख़रीदते हैं, लेकिन अगर वो आप उस केस से आपका अगर ताल्लुक़ है और उसके अंदर भी अभाम है, कोर्ट से आप उसको कर दें, आप अपनी जान बचाएं, अपने ऊपर ये मत करें। आप उसको कह देंगे जी जाके, अदरवाइज़ क्या होना है कि जी तुसी नाल मिल गए सी, दैट बेसिस हो गया हुआ, तो 30% आपको मिले, पता नहीं है, मैं ही खड़ा होकर कह दूँगा, वो पता है 60% कोर्ट ऑप्शनर्स आपको मिला है, और शायद एप्लीकेशन में भी मैं लिख के दे दूँ। और चूंकि देखो क्लाइंट बहुत डेस्परेट होगा, जिसकी प्रॉपर्टी बिकी है ना, उसने तो ऑक्शन सेट असाइड करनी है, उसने कहना वो ये 60% इनकम, अब उसको पता भी नहीं होगा। उसने अगर 12-2 करनी है या अगर कोई करना है तो उसने फ्रॉड साबित करना है, उसको कहना पड़ेगा। क्लाइंट्स बेशुमार दफ़ा आपने फ्रॉड नहीं भी किया होता, वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए लिख देते हैं कि जी वकील साहब मिल गए हो इसी, या ये गलत थी, या कोर्ट ऑक्शनर साहब उसके चेम्बर से थे, या कोर्ट ऑक्शनर दोनों ये फलां जगह के ऊपर तस्वीर में पाए गए, या ये सारी की सारी चीज़ें। मैं फिर कह रहा हूँ दामन यहाँ पे बचा के करना है आपको। रोंदने अब किसी बंदे की अगर प्रॉपर्टी जा रही है, वो तो तड़प रहा होगा, उसके बीवी बच्चों के घर हैं, उसने कहना कि वकील साहब केड़ा मेरा पुफीता लगता है, इसके खिलाफ लिखो, लाओ मैं लिखता हूँ कि जी इसने ये किया हुआ। कई दफ़ा वकील साहब भी खुद कह देते हैं कि यार लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ आपको ज़्यादा प्रेशर होगा तो कोर्ट को दिखाने के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन भी दे देंगे, शायद उसको प्रोसीड भी ना करें, वैसे ही कह देंगे कि फ़िक्र ना करें, हमने एप्लीकेशन इसलिए दी है कि ताकि हम कोर्ट को दिखा सकें कि जी आप ये करके। कई दफ़ा जब प्रेशर आता तो आपका लाइसेंस सस्पेंड करवा देते हैं कि 1 हफ्ते वास्ते ही है जी, हम हो जाएगा ये वो सारे का सारा मिल। ये हुआ है, होता है, नहीं सारे केसेस में होता है यार, मेरे अपने केसेस के अंदर होता है। मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मामलात यहाँ पे होते हैं। यू गाइज नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। आगे देख लीजिए, एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एडवर्स टू द क्लाइंट ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटिंग टू मैटर इन रेफरेंस। अच्छा, आपका जो मुकदमा है उससे ताल्लुक़ रखते हुए दूसरी पार्टी का वकील वगैरह आपने नहीं बीच में बनना उस प्रॉपर्टी के बारे में। कई दफ़ा वैसे मेरे लिए ये तमगा है कि मैंने एक पार्टी को इतने नाक चने चुप भाई कि अब जब ये मुकदमा ख़त्म हो गया तो 3 महीने के बाद उसने मुझे अपना वकील किया। मेरा तो बड़ा माठा हैगा सी, बट ये वाला बहुत ज़बरदस्त है। तालिम सर प्लीज़। हमारी कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन जो है अस्सलाम वालेकुम साहब, so nice to meet you. Assalamualaikum everyone. ये खुश होगी अगर आप पंजाबी में इनसे बात करें। ये आप जाती नहीं, पहले पंजाबी Assalamualaikum. ये पहले से आपने कही
all right, ma'am. We're right now delivering our. Please wait. Might be quite common in Canada having a bar vocational course. This is the first time we're doing it. Today is the very first time it's happening in the history of Pakistan. So we are training all of the gentlemen and ladies how to be lawyers. Today is the very first lecture. Over 6 weeks we will be training them how to become lawyers. The bar vocational course with 38 lectures. And this is the very first one that you've joined us on. My name is Mohammad Ahmad Teem. I'm the chairman of the Legal Education Committee. And our first lecture is on professional ethics and the pitfalls that everyone faces in practicing in Pakistan. Really great. I'm really honored to be here. I didn't know this was your first time. This is Haji ma'am. Okay. माइक नहीं है आप लोग If we move them, actually the recording. Ji, please do ma'am. Ajay, please, if you could, because if I move this, the recording will just go off. Don't want to risk it. Project better. Record हो रहा है, sir. Assalamu alaikum.